फिर वो बियर मार्केट टेरिटरी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। माना जैसे में रीडिंग क्या है, ये हो गया या अभी पेन और है, दिक्कत और आनी है डाउ की या यूएस के, जो फ्यूचर पकड़ के आपको चार्ट समझानी हो। मूड, गुड मॉर्निंग आपको, मूड माहौल है कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, मूड माहौल तो बेरिश लगता है, क्योंकि अगर आप डाउ जोन्स के चार्ट देखेंगे तो आई थिंक 2 दिन पहले एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि जून के लोज थे 29,700 के, डाउ जोन्स ने उसको ब्रीच किया। कल पूरे दिन उस सपोर्ट, जो सपोर्ट था पहले, जो रेजिस्टेंस बन गया है 29,700, उसके नीचे पूरे दिन ट्रेड होता रहा। एक बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हुआ डाउन। पैटर्न निगेटिव लगता है। और अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो एक गैप है, मेरे ख्याल से वो नवंबर 2020 का गैप है, और उसका वैल्यू 28,500 के आसपास है। मेरा समझना है कि वो गैप शायद फिल होगा, तो करंट लेवल से भी 700 पॉइंट की का करेक्शन तो हमें देखने को मिल सकता है बिल्कुल डाउ जोन्स में। ट्रेंड वीक है। दो चीजें ध्यान रखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। और वीरेंद्र जी पिछले हफ्ते लगातार कह रहे थे कि जो 200 वीक मूविंग एवरेज है उसके नीचे गया तो खराब होने के चांसेस ज्यादा है। तो अब कंफर्टेबली 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है, जो कि नेगेटिव है। मेरा समझना है कि अब यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए आपको बिल्कुल हर उछाल पे कॉशियस रहना चाहिए, अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। और अब जब तक आपको 29,950 के ऊपर के भाव नहीं देखने को मिले डाउ जोन्स में, तब तक आपको एग्रेसिव होके खरीदारी नहीं करनी है। ये सोच के नहीं मार्केट में आना है कि यहाँ पर आपको डाउ जोन्स पे फुल बैक देखने को मिलेगा तो इंडियन मार्केट में फुल बैक देखने को मिलेगा। तो डाउ जोन्स का ट्रेंड निगेटिव है और ये उछाल भी बिकवाली करने का मार्केट है। डाउ जोन्स का ट्रेंड निगेटिव है, वो करेक्शन फेज में जा जाके, बेयर मार्केट में जा जाके बाउंस आ रहा है, लेकिन वो बाउंस सस्टेन नहीं कर रहा है, ये भी फैक्ट है। कल क्योंकि वो अच्छा खासा प्रेशर माउंट हो गया था, ध्यान रखिएगा। और या मैं इस बीच जो देख रहा था, ईयू कंट्रीज ने डिसाइड करा है कि हम डिले करेंगे रशियन ऑयल प्राइस कैप को। ऐसा ब्लूमबर्ग अपडेट दे रहा है कि अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा रोक के करेंगे। विंटर के बाद करेंगे। विंटर के बाद करेंगे, या करेंगे नहीं करेंगे, टलता चले जाएगा। विंटर के बाद इसलिए हो सकता कर ले या अभी नहीं करना चाहते, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट आई थी कि विंटर के बाद जीरो हो जाएंगे आपके पास, जो अभी इन्वेंट्री क्रिएट की ना खत्म हो जाएगी सब। तो डर है इनके अंदर कि अगर अभी कर दिया प्राइस कैप तो फंस जाएंगे, बहुत बुरे फंस गए एक्चुअली वहां पर लोगों को बोलना शुरू कर दिया गया है अनऑफिशियली कि आप विंटर सीजन में ट्रॉपिकल कंट्रीज चले जाइए। तो कंपनियों ने बोल दिया कर्मचारियों को, अब तो गोवा जाएंगे, एशिया चले जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया। तो गाबा से फिर गोवा कैसे जाएंगे? महंगा पड़ेगा इनको। होटल स्टॉक्स कुछ चलेंगे, टूरिज्म को बढ़िया मिलेगा मौका। अच्छा, अब आज ये हुआ ग्लोबल क्यू। ग्लोबल क्यू है न्यूट्रल से स्लाइटली नेगेटिव, नीरज जी ने डिटेल में हाईलाइट कर दिया। कुछ नहीं बदला है, डाउ बियर मार्केट टेरिटरी में स्लिप हुआ। एसएनपी 2022 के फ्रेश लोज बना रहा है। 2 साल की यील्ड 15 सालों के हाईस पे पहुंचती हुई नजर आ रही है। कच्चा तेल 85 के नीचे स्लिप हो रहा है। सब कंसर्निंग सिग्नल्स हैं। तो इससे में शायद टेम्पररी रिलीफ है, और मानस की डाउ की चार्ट रीडिंग भी यही कह रही है कि उछाल में बिकवाली करने का ही टेक्सचर बाजार वहां का भी नजर आ रहा है। तो फिर हमारे बाजार में कैसे प्लेस्ड है? कल का जरा स्क्रीन पे इंट्राडे लेकर आइएगा। तगड़ा प्रेशर था, बियरिश बायस तो था ही। हमने पालवे साहब से रिक्वेस्ट करी थी, जरा डिटेल स्टडी निफ्टी और निफ्टी बैंक के करके आइएगा, तो एक एक करके आपसे आज बातचीत होगी। भले साहब, बियरिश बायस तो क्लियरली विजिबल था पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से। अब वो तूल पकड़ रहा है। फ्राइडे और मंडे को अच्छा खासा प्रेशर बना। वो ग्लोबल अनिश्चितताएं होंगी जो इस समय डोमिनेट कर रही है मार्केट सेंटिमेंट्स को। प्लस वो हर्षदा जो मेंशन कर रही थी, हमारे फूफा वो एफआईज की नाराजगी, 5,000 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में सेलिंग, वो पुराने दिन याद आने लगे। फूफा बेच रहे हैं, डोमेस्टिक डीआईएस कुछ हद तक लैच ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सिनेरियो में हम वापस पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कल कैसे ना कैसे 17,000 को इवेंचुअली डिफेंड कर लिया पालविया साहब, लेकिन हम प्लेस्ड कैसे हैं? इस तरह के 70-50 पॉइंट एसजेक्स निफ्टी अगर ऊपर के बाउंस दिखा रहा है, तो आप कैसे पोजीशन करोगे अपने आप को निफ्टी पे? स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, कल काफी इंटेंस सेलिंग प्रेशर था अक्रॉस द बोर्ड। हमने सारे ही सेक्टर में एक सप्लाई देखने को मिला। सिर्फ एक आईटी सेक्टर को देखें, कहीं एक थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट वहां बना था। बट ओवरऑल अगर हम देखें निफ्टी का स्ट्रक्चर, तो कल जिस तरीके से निफ्टी ने अब 100 डे मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन करके उसके नीचे क्लोज किया है,
तो ओवरऑल नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से सेटअप तो नेगेटिव साइड पे कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से डेटा भी बना है हमें लगता है थोड़ा प्रेशर तो यहाँ पे रहेगा। अब निफ्टी के लिए हायर साइड पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है करीब 17,290, 17,350। ये दो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक निफ्टी ये दो लेवल को रीगेन नहीं कर पाता है तो थोड़ा सप्लाई जो भी उछाल छोटा मोटा मिलेगा, जैसा एसजीएक्स भी बता रहा है कि हम थोड़ा सा 50 पॉइंट का गैप अप हो सकता है, तो लेकिन हमें लगता है कि वहां पे वापस से सप्लाई आते हुए दिख सकता है मार्केट में। इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे लोअर साइड पे, वो रहेंगे करीब 16,980 जो कि कल का लो था ऑलमोस्ट। वो लो अगर टूटते हैं तो फिर ये सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हो सकता है हम निफ्टी में 16,880, 16,750 तक भी फिसलते हुए दिख सकते हैं। तो 17,000 के आसपास हम जरूर क्लोज करें, क्योंकि डेरिवेटिव डेटा में भी उसके आसपास पुट राइटर्स का बेस कल के सेशन में बनते हुए दिखा है। बट हमें लगता है कि यहाँ पे अभी भी कॉशियस व्यू ही रखना चाहिए। मार्केट में अभी भी एग्रेसिव बैट लेने का समय नहीं है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वोलेटिलिटी और जो ग्लोबल क्यूज यहाँ पे मार्केट पे जो एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उसके चलते हमें लगता है सप्लाई तो यहाँ पे बना हुआ रहेगा। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 16,980 जो कि कल के लो थे। अगर वो होल्ड आउट करते तो थोड़ा पुल बैक जरूर बन सकता है मार्केट में, बट हमें लगता है कि पुल बैक में अभी भी जो गैप बनी हुई है वो एक सप्लाई जोन जैसा काम करते हुए दिखेगी। जो गैप बनी है 17,290 से लेकर 17,190, ये रेंज एक सप्लाई का काम करेगी मार्केट में। और अगर ये गैप फिल नहीं होती अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो हमें लगता है 17,350 एक स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए। 17,350 के जब तक लेवल हम क्रॉस नहीं करते, थोड़ी भी पुल बैक में हम यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे। नीचे में 16,980 के नीचे एग्रेसिव शॉर्ट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं मार्केट में। और फिर निफ्टी में जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एरिया लग रहा है वो है करीब 16,750 के आसपास। वहां तक भी निफ्टी फिसलते हुए दिख सकती है, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज को, जो कि है 16,880 के आसपास। तो हमें लगता है कि ये लेवल को रिटेस्ट करने के लिए निफ्टी एक अटेम्प्ट लेते हुए दिख सकता है, और वो ही क्रूशियल लेवल जैसा काम करेगा। तो सेल ऑन रिलीज की ही स्ट्रेटेजी है अभी। 17,350 हमारे स्टॉप लॉस है। अगर जब तक इसके ऊपर नहीं आते, जो भी पुल बैक आएगा हम वहां पे शॉर्ट करने की ही सलाह देंगे। आप बेसिकली कह रहे हैं अगर 16,980 टूट जाता है तो क्लियरली हम 16,880, 16,750 तक फिसलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो अगला सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कल का जो लो बना था 16,978, उसको आज मार्केट टेस्ट ना करे। निफ्टी बैंक की तस्वीर कैसी दिख रही है, क्योंकि वहां पर भी काफी पेन नजर आया है। तो हर्षला जी देखिए, बैंक निफ्टी में अभी भी अगर हम कंपेयर करें निफ्टी से, तो थोड़ा यहाँ पे जो सप्लाई था वो अभी भी आउट परफॉर्मेंस अभी भी बना हुआ है। यहाँ पे कल के सेशन में जरूर 50 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है, बट अभी भी ये 100 डे मूविंग एवरेज से काफी दूर है। तो हमें लगता है कि वहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो है यहाँ पे करीब 38,500 के आसपास। 38,500 के लेवल को अगर होल्ड आउट करता है तो यहाँ पे एक पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है, बट अभी भी स्ट्रक्चर नियर टर्म के हिसाब से तो यहाँ पे भी वीक है। यहाँ पे भी एक गैप डाउन हुआ है, उसके चलते हमें लगता है कि जो भी पुल बैक मिलेगा उसमें भी सप्लाई यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे आते हुए दिखेंगे हायर साइड पे। तो बैंक निफ्टी के लेवल की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें लगता है जिस तरीके से कल के सेशन में सप्लाई था, यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो करीब 39,200 के आसपास है। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इसको रिगेन नहीं करते हैं तो जो भी छोटे मोटे अगर उछाल आएंगे तो वहां पे सप्लाई जरूर बनते हुए दिखेगा। और इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 38,500 के आसपास है। ये लेवल टूटते हैं तो फिर बैंक निफ्टी में वापस से यहाँ पे कंटिन्यूस जो सेल देखने को मिला है वो यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। और फिर ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी में जो मेजर लेवल है वो 38,000 और 37,615 जो कि इसका 100 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक भी इसमें सप्लाई कंटिन्यू होते हुए दिखे। तो आज के सेशन में 38,500 इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। वो लेवल को हमें देखना होगा। ओपनिंग के बाद अगर ये लेवल होल्ड आउट होते हैं तो थोड़ा पुल बैक जरूर बन सकता है, बट अभी भी हमें लगता है कि बियरिश गैप तो यहाँ पे बना हुआ है जो कि इसमें एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। तो गैप एरिया है इसमें 39,400 से 39,230। तो यहाँ तक भी अगर कोई पुल बैक आएगा तो यहाँ पे भी शॉर्ट करने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने के करीब 39,550 के। जब तक ये लेवल रिगेन नहीं होते, कोई भी उछाल में बैंक निफ्टी में भी सप्लाई शॉर्ट करने की ही सलाह रहेगी। भाई साहब, ये है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। ये अभी कमेंट्री में ग्लोबल क्या निकल के आया था कि कुछ बदला नहीं है, वेरिएबल्स के तौर पे कंसर्निंग सिग्नल्स अभी भी आ रहे हैं।
आज सुबह 7 बजे मानस से यही निफ्टी बैंक पे चर्चा करी थी, सिमिलर व्यू थे, उछाल में बिकवाली करने के मौके आपको ढूंढने हैं। और लाइकवाइज पालिया साहब भी यही मेंशन कर रहे हैं कि थोड़े से कंसर्निंग सिग्नल्स, कल के लोज अगर बाजार आज डिफेंड नहीं कर पाया तो भारतीय बाजारों में प्रेशर जो है, दबाव जो है, बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेवल जो पालिया साहब सजेस्ट कर रहे हैं वो सारी स्ट्रैटेजी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। अच्छा, कल हम लोग ग्लोबल क्यूज में एक चीज चर्चा कर रहे थे, वो चाइना को लेकर तमाम उभरते कंसर्न। सबसे ज्यादा चाइना, शी जिनपिंग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में चर्चा में थे और कहा जा रहा था एक कू हो गया है और शायद हाउस अरेस्ट में है, इस तरह के डेवलपमेंट्स आ रहे थे। तो हमारे नेटवर्क ने क्या करा, द हिंदू के जो वहां पे मौजूदा पत्रकार हैं अनंत कृष्णन, उनसे बातचीत करी थी ये जानने के लिए कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या वाकई तख्ता पलट हो गया है, क्या वाकई ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स आप नोटिस कर रहे हो जो बाहर की दुनिया में सिर्फ अटकलें हैं, कंफर्मेशन नहीं आ पा रहा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। I think it's expected there is no response because I don't think they want to give credence to those rumors. And from my own point of view, Parikshit, being here in Beijing, it's been quite surreal to see all of this social media speculation when the fact is actually there is zero evidence to suggest any of these rumors that have been spreading, starting with some overseas Chinese websites in the US, and then later picked up on some Indian social media handles as well. And I think that it's been quite surreal to see it because there's no such thing as, military movements that are extraordinary in Beijing. Life here in the Chinese capital this weekend has been as normal. तो ये सब जो चल रहा है कोरी बकवास है। और वाकई जब माउंट हुआ था तो वो खूब सारे मिलिट्री मूवमेंट की इमेजेस, लंबी लाइन जा रही है, शायद वो कैपिटल सिटी की तरफ इस तरह से शुरू हुआ और कहां बढ़ता चला गया। जो वहां पे खुद मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं, वो खुद ही कह रहे हैं सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ इंटरनेट में पता नहीं कहां से ट्रेंड करना शुरू करा, कहां से इस तरह के डेवलपमेंट रिपोर्ट करेगा। चाइना में सब कुछ नॉर्मल इन द सेंस तख्ता पलट को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और कल भी हम लोगों ने क्लैरिफाई किया था कि अक्टूबर मिड में नेक्स्ट 16 अक्टूबर शायद उनकी मीटिंग है 2 इयर्स वाली, जिसमें अगला एक और टर्म उनके लिए तय हो रहा है, थर्ड टर्म उनको दिया जा रहा है। कोई दिक्कत वहां पे ऐसी है नहीं। और जो आपने बात कही ना, आप ये गौर करिए, जितने भी ट्वीट मेरे पास मैंने पढ़े या जितनी भी खबरें, वो सब वेस्टर्न मीडिया के थे। मुझे तो लगता है ये पूरी अफवाह वहीं से फैलाई गई थी। भाई साहब, यूक्रेन को लेकर कुछ ढूंढना हो आपको तो सब वेस्टर्न मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है। आप देखिए ना, जो ये रशिया हार गया है, रशिया पीछे जा रहा है, पीछे चला गया, ये खबरें वेस्टर्न मीडिया से, ये ह्यूमन वो करके चला गया डिस्ट्रक्शन, वो सब वेस्टर्न मीडिया से। तो ये वैसे ही अफवाह थी जिसमें कोई दम नहीं थी। किसी भी सीरियस मीडिया ने नहीं लिखा, या किसी आप ब्लूमबर्ग में ऐसी खबर नहीं पाएंगे, किसी रॉयटर्स में ऐसी खबर आप नहीं पाएंगे। लेकिन वहाँ के जो इंडिविजुअल ब्लॉगर्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, वहाँ से सब खबरें चलाई गई थी और 2 दिन तक आपको बिल्कुल एंगेज रखा उन्होंने। तो क्योंकि कल इसी प्लेटफॉर्म पे हमने वो बात डिस्कस करी थी, आज उसका क्लैरिफिकेशन लाना जरूरी था। ये बढ़िया सा क्लैरिफिकेशन आपके सामने कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। अब तो खैर 16 तारीख की वो ऑल इंपॉर्टेंट उनकी ऑल पार्टी मीट नहीं, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी मीट, कांग्रेस पार्टी मीट, उस पर नजर रहेगी। ठीक है, ये हो गया ग्लोबल मैपिंग। अब जरा आज के, और हमने आज की निफ्टी बैंक की बढ़िया स्ट्रैटेजी बना दी। अब जरा सारा फ्लोर खोलिए, सबको दिखाइए। एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग, और आप शुरुआत कर देते हैं आज के टॉप कॉल्स की। गाबा सर, कौन सा स्टॉक आज का प्रिफर्ड आइडिया? Well, good morning to everyone here. गुड मॉर्निंग सर। निफ्टी का जो कल का लो है बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर बाउंस करेगा तो यही से करेगा, अगर ये भी ब्रीच हो जाता है तो 16,640 देखेंगे। तो मेक और ब्रेक जोन पर है निफ्टी, इसीलिए मैंने चुना है ऑन द लॉन्ग साइड, और स्टॉक जो मैंने चुना है ऑन द लॉन्ग साइड और वो है मेट्रोपोलिस। बेस तो बहुत बढ़िया है, 1400 के आसपास, 1425 के आसपास बेस तो बढ़िया है, और 3-4 दिन से एक अप्पू भी दिख रहा है। कल का बार भी काफी हद तक एनकरेजिंग है मेट्रोपोलिस का। कल मैंने 1 बजे शो पे दिया था, उसको रिपीट कर रहा हूँ। इसका जो स्टॉप है मेरे ख्याल से होना चाहिए करीब 1425, बस अपसाइड 1550, 1600 आते दिनों में पॉसिबल है। तो पहला तो रहेगा 1550 का। पहले तो आपने कहा कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे, ये टूटा तो दिक्कत आ जाएगी,
पर आप मान के चल रहे हैं डिफेंड होगा और इसलिए तेजी का कॉल लेके चल रहे हो। टूटा तो मतलब ये 17,000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल जो इंट्राडे में कल ब्रीच किया था गाबा सर, उसी की बात कर रहे हो, और टूटा तो फिर क्या होगा? लो जो है 16,885 का बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट है, बहुत ही बड़ा। अगर बाउंस होगा तो यहीं से बाउंस होगा, अगर नहीं होगा तो नीचे ब्रिज, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो चला जाएगा। तो जगह अच्छी है बाउंस करने की अगर करना है, क्योंकि एफएनओ एक्सपायरी वीकली है, इसीलिए एक बाउंस की हम उम्मीद कर सकते हैं, मेक और ब्रेक जोन है, इसीलिए मैंने लॉन्ग चुना है। 1475 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 1575 का या 1550 का टारगेट होना चाहिए मेट्रोपोलिस। परफेक्ट है, मेक और ब्रेक जोन है, होपफुली कवरिंग के मूव्स आएंगे। मंथली एक्सपायरी हमारे सामने खड़ी हुई है। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, किसी का भी चार्ट खोलिएगा देखिए क्या बढ़िया एक्यूमुलेशन। डॉक्टर लाल पैथलैब भी पिछले 5 दिनों से हर दिन बढ़िया तेजी डिलीवर कर रहा है। गावस्कर ने सिंगल आउट कर रहा है आज मेट्रोपोलिस। रडार पर रखिए 1550 और 1600 तक के टारगेट्स। कल वाली प्लेट बदल गई है पिक्स की, कल सफेद थी, आज का कलर रेड है। तो प्रोड्यूसर साहब ने आज आपको फील दे दिया है। नवरात्रे में कोड है ड्रेस। तो आपके घर के आसपास हो रहा है क्या नवरात्रि गरबा? हाँ, हो रहा है। खूब पार्टिसिपेशन, बढ़िया। तो कांदिवली की तरफ तो बहुत ज्यादा होता है आशीष, नहीं? मेरे को लगता है फ्राइडे ऑनवर्ड्स पिकअप करेगा। नहीं, हमारे तरफ तो कल से शुरू हो गया था। बढ़िया। ये पता है वो कल प्रोड्यूसर साहब ने स्टेप्स नहीं दिखाए नए वाले, इस बार नवरात्रि में कुछ नए स्टेप्स आए, उस पर आगे आता हूं अगर समय रहा तो। पहले गाबा सर ने मेट्रोपोलिस दे दिया, सतपुते साहब के रडार पे क्या ये जान लिया जाए। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। कल कहां थे भाई? गणेश जी बिठाते हो तो माना था, आप देवी जी भी बिठाएं क्या? हाँ जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नवरात्रि की शुरुआत थी तो कल घर में देवी की पूजा थी तो इसके लिए कल डांडी मार दिया। और चीटिंग है ये। अच्छा सातपुते जी, आप इतनी पूजा पाठ करते हो, कभी प्रसाद तो आपने भिजवाया ही नहीं। जरूर इस टाइम जरूर भिजवाता हूं, है ना? अच्छा आशीष जी। ये बेसिकली प्रूफ मांग रही है आपसे। नहीं, मैं प्रूफ नहीं मांग रही हूँ, मैं प्रूफ नहीं, आप बस प्रसाद भिजवा दीजिए। आज का प्रेफर्ड ट्रेड आशीष जी देखिए, ट्रेड के पहले थोड़ा सा मार्केट के ऊपर बात करूंगा मैं। डेफिनेटली इंडेक्स डॉलर, हम डॉलर इंडेक्स की तो बात कर ही रहे हैं 113 पे। मैं इंडिकेशंस दे रहा हूँ कहाँ पे मुझे क्या क्या दिख रहा है। सो डॉलर इंडेक्स 113 के आसपास है, ब्रेंट कूल ऑफ हो रहा है 86 डॉलर पे, जो थोड़ा बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। लेकिन इंडिया विक्स में कल एक ब्रेकआउट हुआ है टेक्निकली 21 के ऊपर, जिस तरह से सस्टेन हुआ है क्लोज होने के बाद, क्लोज एंड सस्टेन वी सेड इट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि पेन थोड़ा और बढ़ेगा। सेक्टर वाइज रोटेशन थोड़े हो रहे हैं, जहाँ पे एफएमसीजी आईटी में थोड़ी बाइंग आ रही है, और मुझे लगता है बैंकिंग, ऑटो, सीमेंट एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ पे थोड़े थोड़े ब्रेकडाउन दिख रहे हैं। तो ये मिक्स बैग है, सामने एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी हाई रहेगी। और मैं भी मानता हूँ अगर हम थोड़ी स्ट्रैटेजी देखिए, एक स्ट्रैटेजी होती है कि प्योरली इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस ले लिया और यहाँ से थोड़ा पुल बैक मिल गया, तो ये मूव हम कैच करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मोटा मोटी यहाँ पे ट्रेंड में डेंट है, तो ये जो डेंट है, तो सपोर्ट के हिसाब से अगर आप निफ्टी देखें तो मेरे हिसाब से 16,900 जो इसका 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 16,900 मुझे लगता है एक्सपायरी तक के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर आपको वीकनेस प्ले करना है तो फिर मुझे लगता है कुछ यहाँ पे आप अगर आप देखें तो ABFRL इज वन काउंटर, तो टेक्निकली अगर आप देखें सबसे ज्यादा वीक मुझे दिखता है। यहाँ पे रीजन है, यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है ऑन अ डेली चार्ट। अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस यहाँ पे पुल बैक मिलता है, तो कहां तक 318 का कल का क्लोज है, 325 तक का पुल बैक प्रोबेबली रिलीफ रैली में मिल सकता है, लेकिन वहां पे सेल करना है। 330 का स्टॉप लॉस होगा और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 300 का। सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। तो ये कह रहे हैं 325 के आसपास आएगा तो बिकवाली करेंगे। टारगेट 300 दे रहे हैं आप? हाँ जी हर्षदा जी, 300 तक तो आराम से गिरेगा, जो इसका 50 DMI है। ओके, 300 तक के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन सेल ऑन राइज है ये स्टॉक। एक पुल बैक देखिए 325 के करीब मिले आपको, तो तेजी नहीं बल्कि शॉर्ट की पोजीशन खड़ी कीजिए। कविता जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल ट्रेड इज समथिंग लाइक आज जब हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं वहां बहुत क्रैक हमने देखा है, बट सिंस आज एक इम्पॉर्टेंट लेवल इज लाइक 17,000 साइकोलॉजिकल लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं, लिटिल पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ के तहत जहां मुझे लग रहा है क्रूड जिस तरीके से कूल डाउन हुआ है, एशियन पेंट्स ऑन ऑल द टाइम फ्रेम लुकिंग गुड, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑन अ वीकली डेली चार्ट लुकिंग गुड। सो मैं एक लॉन्ग ट्रेड आज के लिए दे रही हूँ।
ऑल्दो उछाल पर हम लोग बैंकिंग सेक्टर में सेलिंग को रिकमेंड करेंगे, दैट आफ्टर मार्केट ओपनिंग विल चेज दैट। बट एशियन पेंट्स मुझे लगता है क्रूड की नरमी को देखते हुए और ये साइकोलॉजिकल लेवल डिफेंड होंगे, वहां देखते हुए मुझे लगता है 3443 की क्लोजिंग आई है। इवन ऑन ऑल द टाइम फ्रेम इट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। एंड फर्दर अगर आप देखें पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है एशियन पेंट्स के काउंटर पे ऑन अ डेली चार्ट टू। तो 3443 की क्लोजिंग है। 3480 3520 के टारगेट्स के लिए एशियन पेंट्स को लुक आफ्टर करना चाहिए फॉर द बाय साइड। 3999 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 3480 और 3520 दो टारगेट्स दिए हैं आपने तेजी की तरफ का ट्रेड एशियन पेंट में, और कच्चा तेल लगातार जो 84 के नीचे है अब, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव रहेगा। आशीष बहेती, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग हर्षदा मैम, गुड मॉर्निंग आशीष जी। हर्षदा मैम, हमारा भी ट्रेड एशियन पेंट्स ही था, बट सिंस कविता जी ने उसे कवर कर लिया, लेवल्स भी सेम ही है, तो सेकंड स्टॉक में देना चाहूँगा पिडिलाइट। इसका स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है जितना एशियन पेंट्स का है, बट स्टॉक अपने 20 EMA के पास काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है और अपने सारे अहम सपोर्ट लेवल्स को काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हमें लगता है कि कोई पुल बैक आया तो ज़रूर उसमें एक तेज़ी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें 2770 के करीब का, और जो टारगेट्स हमको दिख रहे हैं वो करीब करीब 2870 तक के आते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, पसंद आ रहा था एशियन पेंट्स, लेवल सेम थे जो कविता जी मेंशन कर रही हैं, तो वो उनका टॉप कॉल हो गया। तो जो सेकंड वो क्रूड का इंटरेस्टिंग प्ले है, फंडामेंटली बढ़िया कंपनी भी है, खैर चार्ट्स पे बहेती साहब कह रहे हैं पिडिलाइट, पर ध्यान रखिएगा उन्होंने भी यही कहा, एशियन पेंट्स पहला प्रेफर्ड, तो वो ज्यादा बेहतर ट्रेड शायद साबित हो। मानस, गुड मॉर्निंग मानस, इस समय का आज का टॉप कॉल। आशीष जी, एसीसी पे ध्यान देना चाहिए। और देखिए कल बहुत सारे सीमेंट काउंटर्स में फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला, और आखिरी का जो आधा घंटा था वहां पर काफी सेलिंग प्रेशर सीमेंट काउंटर्स में देखने को मिला। तो एसीसी पे ध्यान दीजिए। स्टॉक ने ऑलरेडी अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब शायद 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बिकवाली करनी है 2416, 2416 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए 2300 के टारगेट के लिए। और यहाँ पर पुट ऑप्शन में भी एक ट्रेड ले सकते हैं, जो अक्टूबर मंथ का 2300 का पुट ऑप्शन है, 94 95 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 74 के स्टॉप लॉस से 140 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, एसीसी कल दिन के लोस पे जाके, कल कई सारे सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा खासा मुनाफा वसूली का दबाव था, बेचने के मौके 2300 का पुट एसीसी का आप ले लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा उस बिग वाली उस प्रेशर को प्ले करने के लिए। पालवे साहब, आज का टॉप कॉल। आशीष जी शॉर्ट साइड में रहेगा, और उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर पे हमें लगता है कि कल जिस तरीके से एक एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग जिसको हम बोल सकते हैं वो देखने को मिली, और सभी स्टॉक्स में ऑलमोस्ट शॉर्ट बिल्टअप बनते हुए दिखे। हमें लगता है बजाज ऑटो यहाँ पे वीकनेस कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। कल के सेशन में अगर हम देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेक डाउन होते हुए दिखा है, और जुलाई के जो लो थे उसको भी यहाँ पे ब्रीच करते हुए दिख रहा है स्टॉक। तो जिस तरीके से यहाँ पे कल एक शॉर्ट साइड का ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखा है, हमें लग रहा है बजाज ऑटो यहाँ से फर्दर कंटिन्यू करेगा डाउन मूव। तो बजाज ऑटो फ्यूचर को शॉर्ट करने की सलाह है। अगर कुछ थोड़ा बहुत भी अगर गैप अप होता भी है तो हमें लगता है 3650 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट किया जा सकता है। लोअर साइड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3520 इवन 3500 तक के डाउन साइड के टारगेट बजाज ऑटो में आते हुए दिख सकते हैं। तो बजाज ऑटो शॉर्ट करने की सलाह है। बजाज ऑटो में बिकवाली करने का कॉल। चलिए आज के टॉप कॉल्स क्विकली रिविजिट कर रहा हूं। शुरुआत करी थी गाबा सर के साथ, स्क्रीन पे सारे टॉप कॉल्स का रिकैप आएगा। मेट्रोपोलिस गाबा सर का एक, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर गाबा सर का एक बाय कॉल है, खरीदारी करने के आज मौके ढूंढेगा 1425 का स्टॉप। सतपुर साहब एबी फैशन एंड रिटेल में बिकवाली करने की बात कर रहे हैं, सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी यहां पे रखिएगा 330 के स्टॉप के साथ। एशियन पेंट्स है कविता जी का आज का प्रेफर्ड ट्रेड 3999, ये बाटा से इंस्पायर्ड स्टॉप लॉस है कविता जी का। पालविया साहब कह रहे हैं पिडिलाइट सेकंड प्रेफर्ड ट्रेड था, एशियन पेंट्स पसंद आ रहा था पिडिलाइट में भी, लेकिन चाहें तो आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं 2770 के स्टॉप के साथ। एसीसी मानस बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं 2416 ये होगा आपका स्टॉप, या फिर 2300 का पुट खरीद लीजिए। और पालिया साहब ने अभी भी लास्ट में मेंशन करा बजाज ऑटो भी वीक नजर आ रहा है 3650 के स्टॉप के साथ, ये है उनका आज का प्रेफर्ड टॉप कॉल। चलिए अब जरा खबरों वाले स्टॉक्स पे बातचीत करते हैं। हर्षदा,
बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की न्यूज देंगी नीरज जी। ऑयल एंड गैस स्पेस पे पैनी नजर रखे हुए हैं, कई सारे इंटरेस्टिंग न्यूज डेवलपमेंट्स वहां से रिपोर्ट हो रहे हैं, उस पर बातचीत होगी। यतिन जुड़ेंगे जो तमाम ब्रोकरेज व्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हर्षदा, शुरुआत कहां से करी जाए? एसबीआई कार्ड आशीष, एसबीआई कार्ड वैसे भी कल भी खबरों में था क्योंकि उन्होंने ये फेस्टिव सीजन के लिए एक कैशबैक ऑफर निकाला है और स्टॉक में थोड़ा सा आज भी एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि अगस्त का दरअसल इंडस्ट्री का डेटा आया और ये डेटा बेसिकली ये कह रहा है कि इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। तो ये जो फिलहाल आंकड़े हैं, कंपनी कह रही टोटल कार्ड्स में मंथ ऑन मंथ करीब 2% का इजाफा देखने को मिला है, ये 1.48 करोड़ के आसपास आ चुका है। टोटल स्पेंड्स भी अगर आप देखें मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, इसमें करीब 1.24% तक की बढ़त देखने को मिली है। ये आंकड़ा 19,641 करोड़ के आसपास आया है। तो टोटल कार्ड की संख्या में इजाफा और साथ ही साथ स्पेंड्स में भी एसबीआई कार्ड्स के लिए इजाफा ही देखने को मिला है। अब आप गौर करिएगा कि यहाँ पर कार्ड्स इशूड वाले आंकड़े में जहां पर एसबीआई ने करीब 2 कार्ड इशू किए होंगे, इंडस्ट्री का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। मार्केट शेयर का डेटा आपके सामने है और मार्केट शेयर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जून में 18.19% के आसपास था, जुलाई में 18.11% पर आया, अगस्त में 19% के आसपास आया और अगस्त का महीना है जहां पर गणेश चतुर्थी थी। और अब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो सितंबर के महीने में बाकी फेस्टिविटीज जो शुरू हुई हैं, स्पेशली सेकंड हाफ में, उसका भी एक पिकअप देखने को मिल सकता है अगले महीने। तो सितंबर में इनफैक्ट ये आंकड़े और इन्फ्लेटेड होते हुए दिखाई दे सकते हैं, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। तो ये इनफैक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स मार्केट शेयर के लिहाज से और स्पेंड्स के लिहाज से इंडस्ट्री से बेहतर कर रहा है एसबीआई कार्ड। तो ये इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स रेडार पर रहेगा। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के लिए अपडेट है, एक रिविगो नाम की लॉजिस्टिक स्टार्टअप है, उसका इन्होंने B2B एक्सप्रेस का कारोबार अक्वायर किया है। 225 करोड़ में दरअसल ये एक्विजिशन होगा। इन्होंने बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया। अब इस पर्टिकुलर एक्विजिशन से माना यही जा रहा है कि जो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का रेवेन्यू है 8 से 9% बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कई इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और सिनर्जीज देखने को मिल सकते हैं। तो ये फिलहाल एक अपडेट महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के फेवर में जाता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह का सौदा दरअसल जुबिलेंट फूड ने किया है। रोडकास्ट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी है, उसमें इन्होंने 40% तक का स्टेक अक्वायर किया है। रोडकास्ट की खासियत यह है कि इनका एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के तौर पर काम करता है। रियल टाइम मैपिंग हो सकती है कि अगर आप एक पर्टिकुलर सर्विस दे रहे हैं और आप कोई सर्विस प्रोवाइडर को ट्रैक कर रहे हैं कि कहां पर किस समय पे पहुंच रहा है वो फिलहाल SaaS के जरिए होता है। तो उस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्होंने 40% हिस्सा खरीदा है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखें। दूसरी कंपनियों में आज ये डेल्टा, नजारा जैसे स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। आप लोग सुबह में बातचीत भी कर रहे थे कि तमिलनाडु की सरकार ने दरअसल कैबिनेट ने बैन की घोषणा की, एक ऑर्डिनेंस इशू किया है, ऑनलाइन गेमिंग राज्य में उस पर पाबंदी लगाई जाए। अब ऑनलाइन गेमिंग स्पेसिफिकली स्किल बेस्ड गैम्बलिंग गेम्स के लिए उन्हें क्लैरिफाई की है, जहां पर डेल्टा कॉर्प के लिए एक धक्का लग सकता है क्योंकि डेल्टा का अगर आप पूरा ऑनलाइन गेमिंग का पोर्टफोलियो देखेंगे उसमें रूले है, ब्लैक जैक है, पोकर है, कई दूसरे गेम्स हैं जो प्राइमरीली कार्ड बेस्ड गैम्बलिंग गेम्स हैं। तो उसका एक थोड़ा सा ओवरहैंग देखने को मिल सकता है स्टॉक में। कुछ छोटी कंपनियां रेडार पर आप रखेंगे। ओरिएंट बेल, काफी दिनों बाद दरअसल इस स्टॉक का आपको नाम सुनाई दिया होगा। टाइल मेकर ने दरअसल अपने हॉस्कोटो में एक्सपेंशन कर रहे थे, वो प्लान दरअसल कंप्लीट हो चुका है। तो पूरा क्षमता विस्तार का काम हो चुका है। 34 करोड़ तक का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। अब इनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 32 MSM पर एनम पर आ गई है। यहाँ पर एक अच्छी खासी कैपेसिटी एक्सपैंड करके कह रहे हैं कि मार्केट को और अग्रेसिवली ये एड्रेस करते हुए दिखाई देंगे। एम्बेसी रीच, जिसकी हमने कल भी चर्चा की थी, आज दरअसल ब्लैकस्टोन अपना हिस्सा बेचता हुआ दिखाई देगा। 7.7 करोड़ की यूनिट्स बिकती हुई दिखाई देंगी। 345 रुपीज पर यूनिट तय किया गया है प्राइस, कल से करीब 5 रुपए का डिस्काउंट। टोटल डील 2650 करोड़ की होने वाली है। तो ये फिलहाल आप रेडार पर रखेंगे। रीट भी। आरती इंडस्ट्रीज की एजीएम के कुछ हाइलाइट्स आपके सामने पेश करते। कंपनी कह रही है कि केमिस्ट्री और फार्मा प्रोडक्ट्स पर दरअसल ये फोकस करने वाले हैं। 40 केमिकल्स
और 50 फार्मा प्रोडक्ट्स अब आगे लॉन्च करने का दरअसल कंपनी का इरादा है, जहां पर कैपेक्स केमिकल बिजनेस के लिए 2500 करोड़ से 3000 करोड़ का इन्होंने प्लान किया है। फार्मा बिजनेस जो वैसे भी डीमर्ज हो रहा है, उसमें जो कैपेक्स प्लान है वो लगभग 350 से 500 करोड़ के बीच प्लान है। कंपनी ने इनफैक्ट थोड़ा सा आउटलुक भी दिया FY21 की तुलना में, ये FY24 में किस तरह की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो दरअसल एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी में कह रहे हैं 1.7 से 2 गुना की बढ़त का अनुमान है। अब टर्नओवर याद रखिएगा, इनका करीब करीब 5000 करोड़ का था। प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े पर अगर आप ध्यान देंगे वो 500 करोड़ के आसपास का था, तो 2 गुना होने के आसार है कंपनी के, ये उन्होंने कह दिया है। तो स्टॉक रेडार पर रह सकता है। क्विक हील ने अपडेट दे दिया है कि 4 अक्टूबर को दरअसल इनका बायबैक खुलता हुआ दिखाई देगा। 300 रुपए प्रति शेयर का बायबैक है, टेंडर रूट का बायबैक है, याद रखिएगा 150 करोड़ मैक्सिमम कंपनी खर्च कर रही है इस बायबैक में। कुछ बल्क ट्रेड्स भी रेडार पर। कल मैक्स इंडिया में हैब्रॉक इंडिया मास्टर एलपी ने करीब 4 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे। ये 83 रुपीज के आसपास सौदा हुआ है। स्टॉक इनफैक्ट 84 पर जाकर टिका। और मैस्टेक में हमने देखा स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीब करीब 5.5 लाख शेयर खरीदे, नियरली 1.82% ऑफ इक्विटी खरीदी गई है। ये सौदा हुआ है ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ 1759 रुपए प्रति शेयर। और ये ओपन मार्केट में दरअसल एक्शन होता हुआ दिखाई दिया। हॉर्नबिल ऑर्किड इंडिया फंड है जिसने करीब 4,30,000 शेयर बेचे थे मैस्टेक के। मैस्टेक मिस हो गया, टीम में नहीं डाले हम लोग, देखा नहीं क्या बनने, मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। तो टीम में जरूर होता। रखिए भाई, ये लार्ज ट्रेड से चलते हैं स्टॉक्स रडार पे। गौरांग सर भी जुड़ते हुए। अच्छा, एसबीआई कार्ड्स पहला, एसबीआई कार्ड्स पे 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई। मॉर्गन स्टैनले ओवरवेट 1100 के टारगेट्स, जैसा हर्षद ने मेंशन करा वही बात वो कर रहे हैं। मंथली स्पेंडिंग इंडस्ट्री की अगस्त में गिरी, इस कंपनी की मंथली स्पेंडिंग बढ़ी, तो ये मार्केट शेयर रीगेन कर रहे हैं 5 मंथ्स के डिक्लाइन के बाद। क्रेडिट स्विस उन्होंने 1100 का दिया था, ये 1150 के लक्ष्य के साथ आए। इनका भी यही कहना है कि स्पेंड शेयर इंप्रूव हो रहा है और यहां से फर्दर एक्सिलरेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। गौरांग सर, सुप्रभात। ये गिरावट में एसबीआई कार्ड एक्यूमुलेट कर रहे हो आप क्या? धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को सुप्रभात हमारी तरफ से। तो मेरे ख्याल से जब आईपीओ आया था तब भी हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और उसके पश्चात एक स्टैंडअलोन बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की रिपोर्ट निकाली है। जो लक्ष्य हम साथ रहे यहाँ पर वो है करीबन 1200-1250 का। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये 2-2.5 सालों में हार्ड करेंसी को छोड़ करके लोग गूगल पे, पेटीएम या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस कंपनी की सीधी तुलना करने के लिए कोई लिस्टेड एंटिटी है नहीं। और जिस तरीके से अभी हर्षदा जी भी जिक्र कर रहे थे कि बेस इनका बढ़ रहा है निरंतर, और जो स्पेंड है पर ट्रांजैक्शन वो भी सुधर रहा है ऊपर की तरफ। मुझे लग रहा है कि अगर आपका साल 1.5 साल का नजरिया है तो 1200-1250 तक के लक्ष्य आपको मिलने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। ये हो गया भाई एक पसंदीदा बेट ब्रोकरेजेस के रडार पे। गौरांग सर भी मेंशन करते हुए जो गिरावट आ रही है, दरअसल खरीदारी करने की गिरावट आ रही, मतलब पिछले 2-3 दिनों से अच्छा खासा प्रेशर स्टॉक पे माउंट हुआ था, तो रखिए इसको रडार पे। इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। कल सीएनबीसी आवाज ने दोपहर में अपडेट दे दिया था सबसे पहले आपको, और अपडेट स्क्रीन पे पहले फ्लैश हुआ, फिर उस पर चर्चा भी हुई थी मेरे ख्याल से कल कमाई का अड्डा में, कि पावर मिनिस्ट्री की तरफ से कल तो ऑफिशियली स्टेटमेंट भी आ गया। पावर मिनिस्टर ने क्लैरिफाई कर दिया है कि आरईसी पीएफसी का हिस्सा बन के कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी। पावर ग्रिड एक्विजिशन की बात, वो प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। ये कल क्लैरिफिकेशन आ गया था। पावर ग्रिड में पहले तेजी भी आई, उसके बाद पावर ग्रिड का स्टॉक खैर तेजी के बाद बाजार की मूड के साथ करेक्ट होना भी शुरू हुआ था, पर फिर भी प्लेस्ड कैसा है, एक ओवरहैंग हटा, नहीं तो बिना बात के सरकार का स्टेक पीएफसी को खरीदना, पावर ग्रिड को खरीदना पड़ता। पावर ग्रिड का ओवरहैंग हटना थोड़ा सा स्ट्रीट के लिए पॉजिटिव था, लेकिन प्लेस्ड कैसा है ये स्टॉक? बहती साहब आप देख के बताइए। पावर ग्रिड थोड़ा सा मूव्स लोअर लेवल से रिकवरी, लेकिन वो थोड़ा सा फिर वो सरेंडर करते हुए अपने गेन्स नजर आया। ये पावर ग्रिड स्टैक्ड अप कैसा है? जी आशीष जी, बहुत वाइल्ड मूव्स देखने को मिले स्टॉक पिछले 4 दिन से। जिस हिसाब से न्यूज के बाद
गिरावट देखने मिली। कल भी एक बहुत ज़्यादा पेनफुल सेशन था और उसके बाद एक रिकवरी देखने मिली है। स्टॉक 200 डेमा से नीचे स्लाइड हो गया है। हमारी सलाह यही रहेगी कि स्टॉक से एक बार दूर ही रहे। जिनके पास शॉर्ट्स है ज़रूर बने रहे बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 207 के करीब का। स्टॉक हमें लगता है कि प्रेशर में ही रहेगा डिस्पाइट ऑफ द न्यूज़ फैक्ट, क्योंकि 200 डेमा स्लिप हो चुका है। खरीदारी की सलाह जब वो 200 डेमा के ऊपर जाता है 214 के ऊपर, उसके ऊपर ही खरीदारी की सलाह रहेगी। जिनके पास शॉर्ट से जरूर बने रहे। ठीक बात, तो अपने होल्ड करिए शॉर्ट्स को। पावर ग्रिड वॉलेटाइल कल बहुत हुआ, वीक ही नजर आता है चार्ट्स पे। ऊपर की लेवल्स पे अच्छी खबरों के बीच भी टिक नहीं पाया। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे व्यूज। डेल्टा कॉर्प, कल शाम को मैंने खबर देखी, तमिलनाडु सरकार ने ऑर्डिनेंस ऑनलाइन गैम्बलिंग, तो ये जितने भी ऑनलाइन गेम्स है दरअसल पैसे का लेन देन, तो इसे ऑनलाइन गैम्बलिंग ही कैसे क्लासिफाई करना है? नहीं, एक्चुअली ये बेसिकली कार्ड गेम्स पर फोकस है। poker.com ये सब जो है, ये पोकर, ये आपका ब्लैक जैक जो खेला जा रहा है, गैम्बलिंग रिलेटेड गेम्स जो हैं, स्पेसिफिकली जो कार्ड गेम्स है, उस पर दरअसल तमिलनाडु सरकार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ये दूसरी राज्य सरकारों ने भी किया था, आशीष आपको अगर याद होगा, आई थिंक केरला में ये होने की करने की आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना ने, और फिर वो कोर्ट ने कहा, कोर्ट के पास गया था मामला और फिर वहीं पे रुक गया था। तो वो कितना यहाँ पर असर करेगा देखना होगा, लेकिन ये अगर हो जाता है तो डेल्टा कॉर्प के लिए हिट है। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, बैन से मना कर दिया था। हाँ, कि आप बैन नहीं कर सकते। तो राज्य सरकार के पास ये टूल होता है कि वो ऑर्डिनेंस लेके आए, यानी हम कानून बदल देंगे। तो बेसिकली वही कह रहे हैं, गवर्नर साहब ने हामी नहीं भरी तो हम ऑर्डिनेंस ले आएंगे। हाँ, तो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं वो, तो इससे वो रूल लागू हो गया है। ऑर्डिनेंस को 6 महीने बाद कानून में बदल दिया जाएगा, तो गवर्नर साहब को साइन करने पड़ेंगे, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कोर्ट सेज। कोर्ट का मतलब ही नहीं, कोर्ट का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना। लॉ मेकर्स जो लॉ बनाएगा उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो आप नहीं मान रहे तो हम नया कानून बना देंगे। गेमिंग में जो रियल मनी ट्रांसफर वाले गेम है, वो पोकर हो, कार्ड हो, या इवन आप कुछ भी कर रहे हो जिसमें पैसे का ट्रांसफर, उस पर बैन है। तो अगर आप वो रेसिंग वाली गेम भी खेल रहे हैं तो एनीथिंग, आरएमजी ग्रुप जो सब सेगमेंट है गेमिंग का, आरएमजी, उस पे बैन है। वो कहीं भी खेला जाएगा तो बैन होगा उसमें। तो अड्डा 52 वगैरह जो सब बैन है। लो भाई, गावा सर ये तो स्किल्स का जलवे है। लेकिन गावा सर से कहूंगा तो बोले मैं तो वैसे गैम्बलिंग करता हूँ, स्टॉक मार्केट है, गैम्बल। अब वहीं आज मेरा डिबेट रुक जाता है गावा सर के साथ। लेकिन गावा सर, चार्ट पे कैसा स्टैक्ड अप है भाई ये डेल्टा कॉर्प? ये एफएनओ कर्व के बाहर वाला स्टॉक बन गया है और पिट रहा है पिछले कुछ दिनों से, कैसा प्लेस्ड है सर? वेल, ऐसा है कि थोड़ा वीक नजर आता है डेल्टा कॉर्प। अपमूव तो गया है, लगता है अपमूव तो गया है, रिएक्टिव अपमूव नजर आता है। ऊपर गया है, नीचे आने के लिए थोड़ा और भी गिरावट आ सकती है। 200 पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है बेच देना चाहिए डेल्टा कॉर्प। सब लोग गोवा तो अब मैं तो नहीं जा रहा गोवा, और पॉसिबल है कि लो लेवल देखने को मिले। 180 के पास आता है अगर, तो फिर एक खरीदारी का मौका रहेगा। मैं नहीं कहता 180 आएगा, लेकिन वो जगह अच्छी है खरीदने की। तो डेल्टा कॉर्प में थोड़ी वीकनेस है, दिख भी रहा है। वो रह रहे के बहुत सब, कल भी 4.5% का दबाव, अपने हाई से देखिए कैसे डेल्टा कॉर्प वापस करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। वीकनेस है, अट्रैक्टिव बनेगा अगर 180 के लेवल्स पे आता है, अदरवाइज अवॉइड करिए। चाहे तो बेचने के मौके इस स्टॉक में ढूंढिए। एक और स्टॉक मैं आऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक हर्षद ने छेड़े, उस पर आगे बातचीत होती रहेगी। पहले नीरज जी बैठे हुए, एक ओएनजीसी रिलेटेड इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। क्या कच्चा तेल नरम पड़ रहा है, वही डेवलपमेंट है, कुछ और है? नहीं, बहुत वो उससे अलग है। और ओएनजीसी के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है। अच्छा, अभी तक का सिस्टम ये था कि ओएनजीसी जो तेल प्रोड्यूस करता है उसका एक कोटा तय होता था कि ओएमसीज को आप इतना दे दीजिए, इनको इतना दीजिए। उसकी प्राइसिंग कैप रहती थी, बिडिंग नहीं होती थी। अब उन्होंने क्या किया है, बिड करना अलाउ कर दिया ओएनजीसी को। तो ओएनजीसी लोकल टेंडर फ्लोट करता है कि जिसको खरीदना वो बोली लगाए। तो अभी जो बोली लगाई गई है उसमें जो अब तक वो ऑयल की प्राइसिंग करते थे उससे $5 से $8 ऊपर की कीमत पर बेचा है इन्होंने। तो ये हर उस पर बड़ा इनको फायदा हुआ, इतने कार्गोज पे। और ये जून में फैसला लिया गया था। आपको याद होगा, अपने रिपोर्टर आलोक प्रियदर्शी ने खबर की थी कि अब ओएनजीसी को बिड करने की मंजूरी दी गई है। डोमेस्टिक रियलाइजेशंस इंप्रूव हो रहे हैं बहुत जबरदस्त। $8 तक का अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगता है कि इससे ओएनजीसी को जो अब तक रियलाइजेशन और बढ़ता हुआ आएगा। तो क्रूड के गिरने के बावजूद इनको ये खबर इनके लिए बहुत पॉजिटिव हो रही है। किसने खरीदा इसमें एचपीसीएल ने 15 कार्गोस लिए हैं, एमआरपीएल ने लिए हैं, बीपीसीएल ने लिए हैं, आईओसी ने लिए और एक कार्गो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी लिए हैं। और सारा ऑयल बॉम्बे हाई से निकाला गया जहां पे इनका मैक्सिमम प्रोडक्शन है। तो इनके रिलायजेशन इंप्रूव करने के लिए इनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है ओएनजीसी के लिए।
कि $5 से $8 पर बैरल आपको हाई प्राइस पे बेचने को मिल रहा है घरेलू कंपनीज बहुत सारी खबरें ओएनजीसी के लिए। क्रूड करेक्ट हो रहा है, अभी गैस की प्राइसेस 30% के आसपास शायद बढ़ने की तैयारी, और तीसरी तरफ डोमेस्टिक रिलाइजेशन बढ़ रहा है, तो अभी हेड और टेलविंड दोनों हैं। एक जैसे जब डिमांड चल रही थी कि ऑयल कंपनीज को आप एक्सपोर्ट की इजाजत दे दीजिए, डोमेस्टिकली इजाजत नहीं कि आप अपने देश का तेल या गैस एक्सपोर्ट कर सकें। तो उनकी मांग ये थी, जो कि वेदांत लगातार मांग कर रहा है के एनर्जी, कि हमको आप अलाउ कर दीजिए तो हमारी प्राइसिंग बेटर होगी, फिर हम ग्लोबली बिड करने लगेंगे ना, तो फिर और ये जो $8 बढ़ा ये $25 बढ़ेगा। लेकिन वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे, क्योंकि आप इस एनर्जी डेफिसिट कंट्री है। तो उसकी जगह उन्होंने ये किया कि आप बाहर तो नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, लोकली आप बिड कर लीजिए, तो लोकल बिडिंग में इनको फायदा हो रहा है। ठीक बात। ये फंडामेंटल ज्यादा टेक्निकल वाला वैसे भी स्टॉक है। आप सतपुर साहब प्लेस्ड कैसे? कल खासी वीकनेस थी स्टॉक में। कल खैर वो हम जब कल चर्चा कर रहे थे 85 के नीचे क्रूड स्लिप हो गया था सतपुर साहब, तो शायद उसका भी दबाव था। लेकिन अब क्या करना चाहिए? खबरें अच्छी आ रही हैं एटलीस्ट डोमेस्टिक रिलाइजेशंस को लेकर, पर चार्ट में कोई दमखम नजर आ रहा है या नहीं? आशीष जी देखिए, ओएनजीसी का चार्ट कल जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकडाउन देखा, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि खबरों के बाद यहाँ पे टेक्निकल पुल बैक मिल सकता है 130 तक। 130 132 ये इसका क्लस्टर है रेजिस्टेंस का। अगर आपको प्योर प्ले करना है, यानी लॉन्ग टर्म की सोचना है, तो 135 के ऊपर बंद आना इंपॉर्टेंट है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि 120 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और हम कल 123 के आसपास क्लोज हुए, तो हम सपोर्ट के आसपास है। तो यहाँ पे एक न्यूज की वजह से एक रिलीफ मिल सकता है, जिसका टारगेट होगा 130 से लेकर 132। ठीक बात। तो एक इंपॉर्टेंट जोन्स होंगे 120 के आसपास ओएनजीसी के लिए, वॉच आउट करेंगे। खैर अब मूवमेंट्स आए किसी भी अपस्ट्रीम कंपनी में तो कंटिन्यूस सेशन में फिर से रिविजिट कर लिया जाएगा। क्योंकि ओएनजीसी की बात हुई तो ओएमसीज को रडार पर रखिएगा। कल दरअसल नेटवर्क के एक इवेंट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने शिरकत करी। उनसे जो बातचीत हुई उसमें हम और आपके लिए एक बड़ा कंसर्न इस समय बना हुआ है। कच्चा तेल तो वो 115 वाला 100 हुआ, 100 वाला 90 हुआ, 90 वाला 85 हो गया, लेकिन पंप पे तो कोई रिवीजन हुआ ही नहीं, प्राइस घटे ही नहीं। तो भाई एक सवाल पूछा गया, कब कम होंगे? तब उनका जो कहना था पहले वो सुन लीजिए, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। I'll have to actually talk to the oil marketing companies to understand where their recovery levels are. Because after all, there were times when they were even importing it at 120, 110, 118. I don't know what kind of losses they've made. I need to work it out with them. तो बेसिकली वो प्राइसेस घटाने से पहले ओएमसी से चर्चा करनी पड़ेगी। उन्होंने बहुत टफ टाइम्स पे इंपोर्ट करा, हमें सस्ते में पास ऑन करा, उनकी बैलेंस शीट्स ब्लीड हो रही थी, ऐसा कहा गया था, याद है ना आपको? तो शायद उसकी भरपाई करेंगे, उसके बाद हम और आपको बेनिफिट शायद पास ऑन होते हुए नजर आए। अभी ऐसा कोई सरकार का मूड नहीं है। खबर तो अच्छी हो एमसीज के लिहाज से अगर ऐसा करना है। बीच में खबर और आई थी, वो विंडफॉल टैक्स जो बटोर रहे हैं अपस्ट्रीम से, शायद चैनलाइज कर दिया जाए इनकी माली हालत सुधारने के लिए। उसी तरफ ये कमेंट तो वहीं जा रहे हैं ना, उसी तरफ जा रहे हैं, ये कमेंट उस तरफ जा रहे हैं। और देखिए जो अपनी जो 3 ओएमसी सरकारी वाली है ना, इनको उस विंडफॉल से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जो कमाई की गई थी ओएनजीसी के ऊपर लगा करके वो यहाँ चैनलाइज करेंगे। और ये कीमतें घटने की अभी मुझे कोई संभावना नहीं लग रही है, तो इसलिए आप लोग खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर विंडफॉल वाला टैक्स चैनलाइज करना ही है तो फिर इतने मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ना है कि अंडर रिकवरी क्या है, फिर कितना कट करना है? इसलिए पढ़ना है क्योंकि सीएलएसए भी ये कह रहा है कि जो इनकी इन्वेंट्री लॉसेज है वो ह्यूज है। अभी चल रहा है $85 राइट, और 110 120 से चल रहा है। तो इतना भयानक इन्वेंट्री लॉस होगा इनको Q2 के रिजल्ट में, तो वो देखना पड़ेगा कि कितना नुकसान इनको हुआ है। तो जब तक वो चैनलाइज नहीं हो जाएगा तब तक वो शायद दाम में चेंज नहीं करने देंगे। तो ओएमसीज के लिए ये क्वार्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि ये तो दिक्कत भरा होना है। स्पॉट मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, बेस्ट इन द ईयर होंगे, ये थर्ड क्वार्टर, लेकिन अंडर रिकवरीज बहुत ज्यादा है क्योंकि इन्वेंट्री लॉस हो गया है। मतलब पंप पे कीमतें घटे दौरान सर कभी आपने स्टडी करा है क्या? अगर फ्लाईओवर को चढ़ाएं और फिर न्यूट्रल पे गाड़ी बंद कर दें, ढलान से उतार लें, डीजल बचता है कि ज्यादा नुकसान हो जाता है? मैं स्टार्ट करनी करना चाहता इसके ऊपर। मैं माननीय वित्त मंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब दाम बढ़ाने की बात आती है तो वो गणित कहाँ चला जाता है खिड़की के बाहर वो पता नहीं चलता। सीधे सीधे जाकर के आप दाम बढ़ा देते हैं। और जब दाम घटाने की बात आती है तो मंत्री साहिबा कहती हैं कि हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी से चर्चा करनी पड़ेगी,
क्या दाम पे वो इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने पे बेच रहे हैं, रिफाइनिंग क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो ये उनका जो एक जो सोच है उनका, वो मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि बढ़ाने टाइम पे तो आप बढ़ा देते, घटाने के टाइम पे आपको 10 जगह पर जाकर के लेना है, मुआयना करना है कि क्या है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आपने जो बात करी, वो पुल के चढ़ान के ऊपर तेल ज्यादा जलता है, और हम कॉलेज के टाइम पे करते थे ये आशीष, और हम तो ये भी करते थे कि किसी की मोटरसाइकिल या स्कूटर में अगर पेट्रोल कम है तो उसकी इंजन बंद कर दो और पीछे वाला उसको धक्का मार करके आगे ले जाता है। तो हमने ये भी किया है, और जब उतरने का समय आता है तो हम भी तभी इंजन बंद कर देते थे। इससे मुझे याद आता है, ये एक्चुअली तब एडवांटेज था, थोड़ा पेट्रोल तेल ज्यादा जलता है। गौरांग, उस समय तो एडवांटेज था क्योंकि सामने से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस नहीं सकते थे। नहीं पता है, अब आप ट्राई कीजिए खेड़वारी वाले फ्लाईओवर पे, वहीं पे आपकी गाड़ी रुक जाएगी और पता नहीं पीछे कितना क्योस हो जाएगा। गौरांग सर ने याद दिला दिया, बाइक पे ऐसा करते थे, पर गौरांग सर इससे गिरे भी बहुत है। क्या होता था, मोड़ आ जाती थी, फिर मन नहीं करता था कि न्यूट्रल पे रोलिंग पे गाड़ी को ब्रेक लगाएं, तो ऐसी मोड़ देते थे स्पीड में, तो मामला गड़बड़ा जाता था। लेकिन अब पेट्रोल बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा है। गौरांग सर आप कुछ कह रहे हो? हाँ, मैं हर्षद से ये कह रहा था कि जब पॉकेट मनी जो मिलती थी वो बहुत लिमिटेड थी, और खर्चा 10 जगह पे करना था, इसलिए हम ये थोड़े बहुत ये तो हम तो आज भी उसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आपकी कहानी बदल गई है, हम तो वहीं फंसे हुए हैं आज भी। ठीक है भाई, ओएमसीज का बिहेवियर देखते हैं भाई एफएम साहिबा के इस कमेंट्स के बाद, और क्रूड भी कूल ऑफ हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो सीएलएसए की जो इस रिपोर्ट की नीरज जी बात कर रहे हैं, स्पॉट मार्जिन्स बेस्ट इन क्लास, बेस्ट ईयर हो सकता है शायद इनके लिए, पर उनका इस समय प्रिफर्ड पिक जो है ना, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया बने हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं अभी भी जो प्राइसिंग है, भाव जो है, वो क्रूड सब $50 प्राइसिंग हो रहा है। ये हमेशा ऐसे ही होता है, वैसे ऐसे देखना नहीं चाहिए। ओएनजीसी ऑयल इंडिया को तो कभी असली वैल्यूएशन मिले ही नहीं जिंदगी में। तो ये हमेशा डिस्काउंट ही रहता है। लेकिन खैर, एक कंफर्ट वाली बात कि वैल्यूएशन उनके लिहाज से आज भी इन दोनों ही स्टॉक्स के अट्रैक्टिव। अच्छा आशीष, एक और चीज, ये जो लॉजिस्टिक कंपनियों में हमने एक्शन देखा है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने जो रिविगो के B2B एक्सप्रेस बिजनेस को एक्वायर किया, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अपडेट लग रहा है। अब देखते कितना फायदा कंपनी के स्टॉक में आ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 225 करोड़ तक का निवेश, और रिपोर्ट यही कह रही कि करीब करीब इनके रेवेन्यू में 8 से 9% ये ऐड करता हुआ दिखाई देगा। तो B2B लॉजिस्टिक्स में वैसे भी हम सब जानते हैं कि कई सारी स्टार्टअप्स ने कई सारा इनोवेशन कर रखा है, और उसका फायदा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स उठाती हुई दिखाई देगी। गौरांग, इस पर मैं आपसे एक पर्सपेक्टिव चाहती हूँ, और साथ ही राजेश पालविया साहब, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स आप देखिएगा, एक तरफा ये भी पिटा है काउंटर। मुझे याद है कि बीच में इसमें थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस आया था, फिर एकदम साइडवेज हुआ। ये 432 का शेयर 550 तक के लेवल्स पर जाता हुआ दिखाई दिया था, और वहां से क्लियरली एक कूल ऑफ देखने को मिला है। 3 महीनों में 12% के रिटर्न्स। टेक्निकली अब स्थिति कैसी है, इस पर एक बार आप व्यू दीजिए, फिर मैं गौरांग से भी राय लूंगी इस अपडेट पे। तो हर्षदा जी देखिए, स्टॉक में जरूर एक अच्छा मूव बना था, और स्टॉक में जो अप मूव देखने को मिले थे पिछले कुछ दिनों में, वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक सस्टेन हुआ था। लेकिन अब जो गिरावट कल के सेशन में बनी है, स्टॉक वापस से 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर इसको ओवरऑल देखें, पिछले 2-3 महीने का इसका सेटअप देखें, तो स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो हायर साइड पे है, वो करीब 550-555 के हैं। वो लेवल का जब तक मंथली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट नहीं आएगा, हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन और भी होते हुए दिखेगा। सो एक रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। लोअर साइड पे जो इसके बड़े सपोर्ट है, वो करीब है 470 के आसपास। हमें लगता है ये कुछ समय और यहाँ पे कंसोलिडेशन रहेगा 470 से 550-555 की रेंज में। और इसके जो ओवरऑल सेटअप देखें, तो हमें लगता है हायर साइड पे इस पे ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी है, बट समय लग सकता है। तो डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी। करीब अगर ये 470 के आसपास आता है, तो वहां पे बाय करें। वो एक अच्छे लेवल है स्टॉक के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है स्टॉक का नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। तो डिप्स में बाय करने की सलाह है 470 के आसपास। स्टॉप लॉस रखे करीब 455 का, और ऊपर में जो लेवल हमें लगते हैं वो होंगे करीब 545-555 तक के। 555 के आसपास तक के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन 470 के आसपास खरीदना ज्यादा कंफर्टिंग रहेगा। गौरांग, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स स्पेशली इस तरह की डील होना, बस फेस्टिविटीज के शुरुआत से ही, अब हम देखेंगे बिजनेस भी होपफुली लॉजिस्टिक कंपनियों का थोड़ा बहुत स्केल कर सकता है। जो ई कॉमर्स सेल्स हम देख रहे हैं, जो अपडेट्स निकल कर आए अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरफ से, इस एक्विजिशन को आप कैसे पढ़ेंगे?
अर्षदा, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से अब इस क्षेत्र में यानी कि लॉजिस्टिक सेक्टर में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के आने के बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस होते हुए नजर आएंगे और मैं ये बिल्कुल मान के चलता हूँ कि इस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा काया परिवर्तन का रूप नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर के आएगी। महिंद्रा लॉजिस्टिक के ऊपर कोई स्टैंड अलोन कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ, कंपनी काफी मजबूत है और कॉर्पोरेट ग्रुप का नाम जिस तरीके से जुड़ा हुआ है वो भी काफी सक्षम है। हाँ, इस सेक्टर में हमारी जो पसंद है अर्षदा, वो है ब्लू डार्ट और कंटेनर कॉर्पोरेशन एंड आई बिलीव दैट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी विल बी अ मेजर टर्न अराउंड। ओके, ये है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की कहानी। एक काम करते हैं, इससे पहले प्री ओपन की शुरुआत हो जाए, एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसपे एक रिपोर्ट आती हुई कल खबरों में था, लॉन्च के चलते मारुति सुजुकी। यतिन स्टूडियोज में। यतिन, गुड मॉर्निंग। क्या कह रही है ब्रोकरेजेस? मजा आ रहा है गाड़ी देख के? क्या तो गाड़ी देख के मजा आ रहा है और प्राइसिंग देख के भी थोड़ा मजा आ रहा है ज्यादा, क्योंकि जो ग्रैंड विटारा की हम बात कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, वो जो टोयोटा का वर्जन है, यानी टोयोटा हाइड्रर बेचती है और मारुति ग्रैंड विटारा बेचती है। सेम गाड़ी अलग अलग नाम से? सेम गाड़ी अलग अलग नाम, लेकिन ये 1.5-2 लाख महंगी है। अच्छी लग रही है। हाँ, 1.5-2 लाख महंगी है और 3 वेरिएंट्स हैं। एक नॉर्मल वेरिएंट है, एक हाइब्रिड गाड़ी है और एक स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी है। स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी में टोयोटा का इंजन है। ब्रोकरेजेस इसको लेके काफी उत्साहित हैं, क्योंकि ये एक प्रीमियम एसयूवी मारुति के पोर्टफोलियो में आई है। जहां मारुति का मार्केट शेयर लॉस हो रहा है, उस सेगमेंट की ये काफी अहम लॉन्च मानी जा रही है। अगर आप ब्रोकरेजेस की माने तो नोमुरा का न्यूट्रल कॉल है, लेकिन टारगेट है 8,970 रुपए, यानी 9,000 रुपए के आसपास। इनको लगता है कि काफी एग्रेसिव प्राइसिंग पे ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। देखते हैं किस हिसाब से कंपनी के वॉल्यूम्स इस लॉन्च से आते हैं। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इन लाइन विद स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन ग्रैंड विटारा की प्राइसिंग यस्टरडे अनाउंस हुई है। इनका एक ओवरवेट कॉल है, टारगेट है लगभग 9,840 रुपए के आसपास। हालांकि एक फॉरेन ब्रोकरेज जो सेल रेटिंग लगा के रखा है मारुति पे, वो है CLSA, टारगेट है लगभग 7,400 रुपए के आसपास। इनको लगता है कि ग्रैंड विटारा की लॉन्च ज्यादा दमखम नहीं दिखा पाएगी और जो एसयूवी मार्केट में महिंद्रा के सामने जो कंपटीशन आ रहा है उनके नए प्रोडक्ट्स के सामने, शायद आपको उसके सामने यहां इतना बड़ा रिस्पॉन्स ना देखने को मिले। इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली ग्रैंड विटारा की जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो 50,000 प्रीमियम पे होगी टोयोटा की राइडर से। दोनों सेम गाड़ियां हैं, टोयोटा की, मारुति की महंगी होगी, तो बेसिकली टोयोटा उस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को ज्यादा पुश करेगी। पर ऐसे ही माइल्ड हाइब्रिड में मारुति की प्राइसिंग डिस्काउंट पे है टोयोटा के, तो चाहते हैं कि मारुति उस गाड़ी को ज्यादा पुश करे। दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी। शायद ब्रोकरेज को प्राइसिंग पसंद आ रही है, लेकिन व्यूज मिले जुले मारुति के स्टॉक पे। कविता जी, क्विकली आप देख दीजिए मारुति, उसके बाद मुनाफे की तैयारी को समेटते हैं। क्या लग रहा है मारुति की चार्ट्स देखकर? थोड़े से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स ब्रोकरेज की तरफ से आते हुए। यस, सो इट्स लाइक मारुति को आप देखें तो वीकली चार्ट्स पर ये अपने 10 डेज वीकली मूविंग एवरेज पर वेमा पर है, whereas on a डेली चार्ट इसकी क्लोजिंग है 50 डेज मूविंग एवरेज पर। इन एनी केस अगर कल के दिन के लो को, मैं सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कमेंट कर रही हूँ अभी, अगर 8,816 कल के दिन के लो को ये डिफेंड करता है, जो कि एक एवरेज सपोर्ट भी है, तो यहाँ एक पुल बैक रैली हम देख सकते हैं जो इसे 9,057, 9,200 तक के लेवल्स की तरफ लेकर जा सकती है। कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ यस्टरडेज लो ओनली, वन कैन टेक द बाय साइड कॉल ऑन मारुति। ओके, बाय साइड का कॉल मारुति पे लिया जा सकता है। क्विकली एक काम कर रहा हूं, मुनाफे की तैयारी को समेट रहे हैं। पहला सौदा की शुरुआत, और शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। और प्री ओपन की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी आपको 30 सेकंड में 17,070 के आसपास। SGX निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ करीब 49 अंकों की बढ़त पर कारोबार है। फटाफट से आपके सामने आ चुका है एशिया कारोबार, जहां पर जापान के बाजारों में 220 अंकों की बढ़त अभी भी देखने को मिल रही है। हालांकि कॉस्पी एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ, ताइवान के मार्केट से भी ज्यादा कुछ बड़ा क्यों है नहीं।
हैंग सेंग स्पीच थोड़ा सा लड़खड़ाया है, लेकिन ध्यान देना होगा कि डाउ फ्यूचर्स की तरफ से क्या संकेत है, क्योंकि जब हम सुबह में कारोबार की बात कर रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स में एक बहुत बढ़िया रिस्पाइट देखने को मिला था, और वहां से अगर क्यू ले तो डाउ फ्यूचर्स 135 पॉइंट ऊपर, इसीलिए आपको ओपनिंग टिक्स थोड़े से रिलीफ वाले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17,300 के आसपास शुरुआत हुई है निफ्टी की। हालांकि सेंसेक्स दूसरी ही तस्वीर आपको पेश कर रहा है, करीब करीब 0.5% के नुकसान के साथ ट्रेड। अब थोड़ा सा रियलिस्टिक फिगर आता हुआ 17,200 के आसपास, लेकिन हाँ, कल के लगभग 300 अंकों की गिरावट के सामने ये प्री ओपन में हम देख रहे हैं थोड़ा सा पुल बैक, थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल जरूर रहा है। टाइम देते हैं, इंडेक्स थोड़ा सा सेटल होगा, लेकिन कुछ स्टॉक्स आपके सामने पेश करते हैं जहां पर थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस प्री ओपन में इतनी ज्यादा तेजी और ऊर्जा क्यों दिखाई दे रही, क्योंकि इंडसइंड बैंक में करीब 4% का इजाफा देखने को मिला है। इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक आप देखेंगे करीब करीब 2% ऊपर खुलता हुआ दिखाई दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% ऊपर खुल रहा है। इंफोसिस, एचयूएल जैसे काउंटर्स, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स में भी थोड़ा सा एक मूव तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ये आंकड़े वाकई में दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है वाला मामला दिखा रहे हैं, क्योंकि क्या इतनी तेजी ये दिन में दिखाएंगे काउंटर्स, क्या ओपनिंग इतना मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, वो एक बड़ा सवाल है। ईदर वेज एशियन पेंट को लेकर जो बुलिशनेस हमारे जानकारों के बीच है वो आपको स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। करीब करीब 1.5% के आसपास तक का इजाफा देखने को मिल रहा है एशियन पेंट में, और टाइटन में भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा एक्शन। इस बीच रुपी में हल्की सी मजबूती आती हुई आशीष, 13 पैसे का फायदा दरअसल रुपी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 81.48 तक के लेवल्स यहां पर दर्ज होते हुए दिखाई दिए हैं। अच्छा है, रुपी थोड़ा स्टेबलाइज हो, थोड़े से वो कमजोरी को डिफेंड कर पाए तो अच्छी खबर, और शुरुआत में तो अच्छी खबर आ रही है, तो सब कुछ कंड्यूसिव हो रहा है। 13-14 पैसे कल क्लोज हुआ था रुपया 81.62 पर। कल के एक्चुअली लोअर लेवल्स पर कमजोरी सबसे ज्यादा जहां आ रही थी उन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोज हो गए थे। अब वहां से थोड़ा सा उन लेवल्स को डिफेंड करने की आज सुबह कोशिश करते हुए, तो देखते हैं दिन के दौरान मूड कैसा रहता है। लेकिन रुपया अगर संभला थोड़ा सा भी तो इक्विटीज के लिए पहले साइंस हो सकते हैं तेजी के, नहीं तो एटलीस्ट स्टेबिलिटी के, इसलिए जरा वॉच आउट करने का करेंसी को। खैर, एक बार प्री ओपन सेटल हो जाए तो रिविजिट करेंगे, मानस के पास जाएंगे, समझेंगे, क्योंकि सुबह 7 बजे मानस से बात हुई थी, तो एक बार समझेंगे, फिर जहां पे सेटल हो उसके बाद निफ्टी बैंक को लेकर व्यू क्या बन रहा है। लेकिन पहले आज के टॉप 10, अभी डिटेल में चर्चा हो रही थी कि ओएनजीसी को रखेगा रडार। ओएनजीसी रखेंगे तो ऑयल इंडिया भी साथ में, क्यों? क्योंकि जो इन्होंने बिडिंग करवाई थी, डोमेस्टिक रियलाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, बहुत अच्छी खबर। नियम बदले थे, अब डोमेस्टिक रियलाइजेशन इंप्रूव हो रहा है। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, पहले वो दो स्टॉक जो रडार पर रखते हैं। फ्लिप करिएगा प्लेट, ऑयल एंड गैस स्पेस से ही ओएमसीज यानी कि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इनको रखना रडार पे। एफएम साहिबा की स्टेटमेंट्स कहते हैं कि शायद जो पेन इनकी बैलेंस शीट पे आया था, जो स्ट्रेन आया था, उसकी भरपाई करेगी सरकार पहले, उसके बाद पंप प्राइसेस हमारे आपके लिए रिड्यूस करे जाएंगे। ये इनके लिए अच्छी खबर। इनके लिए ये भी अच्छी खबर कि क्रूड और फर्दर कूल ऑफ होता हुआ। एसबीआई कार्ड तीसरा इंपॉर्टेंट स्टॉक रडार पे। जो अगस्त के सेल्स डेटा आंकड़े आए इंडस्ट्री के, वो कहते हैं कि एसबीआई कार्ड ने मार्केट शेयर गेन करा। इंडस्ट्री ठंडी पड़ रही थी, एसबीआई कार्ड्स का शेयर रेवेन्यू इंप्रूव हो रहे थे, तो मार्केट शेयर गेन्स, और वो भी पिछले 4-5 महीनों के दबाव के बाद मार्केट शेयर गेन्स, इसलिए एसबीआई कार्ड के लिए अच्छी खबर। डेल्टा कॉप के साथ साथ चाहे तो नजारा टेक्नोलॉजीज, क्योंकि सेंटिमेंटल डैम्पनर। खबर यह है कि तमिलनाडु सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ऑनलाइन गैम्बलिंग को बंद करना चाहती है, एक ऑर्डिनेंस लाने के मूड में। तो ये दिक्कत वाली खबर हो गई। ये सब ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज जो गैम्बलिंग भी, मतलब बेसिकली वो पैसे का इधर उधर मतलब ट्रांजैक्शंस, तो ये सब दबाव आता हुआ इस पॉकेट में नजर आ सकता है। अच्छा, आरती इंडस्ट्रीज की एजीएम में अपडेट आते हुए कि अभी हर्षदा मेंशन कर रही थी फार्मा और केमिकल्स को स्पेशल थ्रस्ट देने की कोशिश, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश, तो आरती इंडस्ट्रीज आपके रडार पे रहेगा। फ्लिप करिए प्लेट को। आरती इंडस्ट्रीज के अलावा रडार पे रहेगी जुबिलेंट फूडवर्क्स और महिंद्रा लॉजिस्टिक, दो कंपनीज ने छोटे छोटे एक्विजिशंस करे हैं। इन्होंने रोड कास्ट टेक सॉल्यूशंस को एक्वायर करा, उसमें 40% स्टेक लिया है, और वैसे भी ये कंजम्पशन स्टोरीज आउट परफॉर्म कर रही हैं इस बाजार में। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने रिविगो सर्विसेज का B2B एक्सप्रेस कारोबार, उसको खरीदने का अपडेट कल शेयर करा। बहुत पिट रहा है स्टॉक, देखते हैं कितना स्टेबल होता है इस डेवलपमेंट के बीच में।
एम्बेसी ऑफिस पार्क वो जो रीट है उसमें ब्लैकस्टोन वीकेंड पे अपडेट दे दिया था उन्होंने कि हम स्टेक बेचना चाहते हैं। अपडेट ये था कि आज शायद वो ट्रांजैक्शन होगा, अपना हिस्सेदारी करीब 7.7 करोड़ यूनिट बेचते हुए नजर आएंगे। और मेरे ख्याल से टिकर टीम ने अपडेट दिया था कि सौदे कंप्लीट हो रहे हैं, देख लीजिएगा, शायद अभी नहीं हुआ, मैं अपडेट दे दूंगा। वो एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट को रखेंगे रडार पे। 4% का डिस्काउंट है जिसपे लार्ज ट्रेड शायद कल्मिनेट हो। मैस्टेक को लेकर खबर, कल आईटी वैसे हरकत में था सिलेक्टिवली। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने कल यहां पे करीब 2% के आसपास का स्टेक एक्वायर करा। और लास्टली एफएनओ के कर्व में जो स्टॉक्स हैं, वायदा के बैन में जो स्टॉक्स हैं आज, वो आपकी स्क्रीन पर आइडिया, पीएनबी और जी एंटरटेनमेंट, ये ध्यान रखिएगा एफएनओ कर्व में शुमार। आज सुबह जो सीधा सौदा के का मुकाबला या फिर जो 20 स्टॉक्स हाईलाइट करे गए थे, उनका एक क्विक रैप अप अब देखिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर। ओएमसीज ग्रीन लेके चल रहा हूं, बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, सिलेक्टिवली कुछ आईटी स्टॉक्स ग्रीन लेके चल रहा हूं, माइंडट्री, एलटीआई और टेक महिंद्रा। मैक्स इंडिया में एक लार्ज ट्रेड, ज्योति लैब सिर्फ डिफेंसिव में फोकस के चलते, पर छोटा स्टॉक का ध्यान रखिएगा। एक्सिस और मुथूट को आज रेड लेके चल रहा हूं, शायद बाउंस में अगर बिकवाली करने के मौके खुले तो ये वीकर विकेट्स हो सकते हैं। चलिए टीम में नजर डालिए, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे खबरें हैं, तरह तरह की अलग अलग न्यूज़ है उसकी वजह से। जैसे प्रॉपर्टी स्टॉक्स में, रियल एस्टेट स्टॉक्स में अभी प्रेशर रहने की संभावना है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं और उसकी वजह से ईएमआई बढ़ेगी, और ईएमआई बढ़ेगी तो डिमांड पे असर पड़ेगा, ऐसा संभव है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स में देखिए यूके में बहुत दिक्कत चल रही है वहाँ पे, और बड़ा मुश्किल का दौर है उनके लिए, करेंसी बहुत वीक हो गई है उनकी, तो मुश्किल आ सकती है। डेल्टा कॉप में भी देखिए रखिएगा आप, क्योंकि तमिलनाडु ने जो रियल मनी गेमिंग वाले उस पर बैन कर दिया है, तो अड्डा 52 पोकर तमाम चीज़ें हैं, इस पर बैन लगेगा। टाटा स्टील में भी दिक्कत है और जेएसडब्ल्यू में भी, क्योंकि स्टील कंपनीज या स्टील मेटल खास तौर पे डॉलर की मजबूती की वजह से काफ़ी गिर रहा है ग्लोबली, और इन दोनों कंपनियों का फॉरेन में बहुत एक्सपोजर है, एक का यूएस में काफ़ी बड़ा और एक का यूके में, तो उसके वजह से दबाव रहेगा। लेकिन डोमेस्टिक प्ले है, फेस्टिवल सीजन, इसलिए जुबिलेंट फूडवर्क्स और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में आप खरीदारी का रुझान देख सकते हैं, तो हो सकता है कि इसमें मूड बने, लेकिन फिर भी स्क्रीन वॉच करना चाहिए। तो वो दोनों ही टीमें आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे अब देखिए। और मैं आशीष से यही पूछ रही थी, क्या ये प्लान था कि आप 8 तेजी वाले देंगे और 2 मंदी वाले, तो नीरज जी 8 मंदी वाले देंगे और वो 2 तेजी वाले देंगे? ये हो सकता है उन्होंने ज्यादा ग्लोबल पढ़ लिया, डीप डाइव कर लिया, तो उतनी मंदी आ गई। लेकिन नहीं, अच्छा है, क्योंकि आपको अगर तेजी की तरफ बैठना है तो आशीष की टीम देखिए, और मंदी की तरफ बैठना है तो नीरज की टीम देखिए। आसान हो जाएगा आपके लिए स्टॉक पिक करना भी। अब राजेश सातपुते इसको और भी आसान करने वाले, क्योंकि आपको बताएंगे टॉप पिक क्या होगा दोनों की टीम के मद्देनजर। बताइए हर्षदा जी, देखिए अगर आपको लॉन्ग प्ले करना है तो आईटी पे नजर होनी चाहिए। मुझे लगता है एक्सपायरी के पहले यहाँ पे आपको रिलीफ रैली प्ले खेलने को मिलेगा। सो अगर आप आशीष जी की टीम में देखें तो वहां पे सबसे बढ़िया बेट जो है रिलीफ रैली वाले, वो थे माइंडट्री, एलटीआई और टेक महिंद्रा। सो टेक महिंद्रा पे मैं बेट लेना चाहूंगा। 1035 का इसका कल का फ्यूचर का क्लोज है, 1080 तक की यहाँ पे जगह मुझे लगती है इमीडिएट बेसिस पे मिलेगी। प्रोबेबली 1080 निकले तो थोड़ी रैली और भी मिल सकती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक कॉन्ट्रा बेट आप कह सकते हैं टेक महिंद्रा में लिया है। 1034 का कल का क्लोज है, तो आपका स्टॉप लॉस रखना है 1020 का। नीरज जी की टीम में देखे तो देखिए मुझे लगता है कि जो वीकनेस जो है उन्होंने जो यहाँ पे अच्छे से पकड़ा है, मुझे लगता है ऑटो स्टॉक्स में। अगर आप टाटा मोटर इन पर्टिकुलरली देखें तो कल जिस तरह से यहाँ पे भारी बिकवाली हुई है, उस तरह से मेरे हिसाब से आज जो भी पुल बैक मिलेगा वो आपको बेचने के लिए मिलेगा, और आपको सेल ऑन स्ट्रैटेजी रखनी है। 398 का कल का इसका फ्यूचर का क्लोज है, तो मेरे हिसाब से अगर आज ये 410 के नीचे हमें मिलता है, जितना नजदीक मिले उतना बेटर। सो 410 के नीचे बेचना है, 418 का स्टॉप लॉस रखना है, और इसका जो लोअर लेवल का सपोर्ट बनता है वो है 380 का। मोटर्स पे कल सुबह से मंदी के कॉल्स आ रहे थे, क्या पिटा ये स्टॉक, 6% गिरा था कल के ट्रेडिंग सेशन में, और ये बाउंस जो अगर आया तो शायद सस्टेन ना करे। अच्छे मौके होंगे फिर से बिकवाली का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। टेक महिंद्रा चाहें तो आप लॉन्ग कर सकते हैं आज के लिए। सत्तू साहब से वैसे आईटी पे आगे आऊंगा, वो आमतौर पे ऐसे कॉन्ट्रा बेट्स पकड़ने के लिए जाने जाते हैं,
तो अगर आईटी में कहीं भी इंटरेस्ट आ रहा होगा तो एक बार या तो कंटिन्यूस सेशन में पहुंच जाए, उसके बाद देखते हैं बिहेवियर के बाद इन स्टॉक्स को सिंगल आउट करेंगे। लेकिन जो प्री ओपन सेटल हुआ है, बढ़िया शुरुआत होगी। आधे % से ज्यादा की मजबूती, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर 17,100 17,110 की ट्रेजेक्टरी पर हम खुलने की कर रहे हैं तैयारी। निफ्टी बैंक भी आधे % का उछाल, और ये अक्रॉस द बोर्ड है। मिड कैप्स भी आधे % मजबूती के साथ खुलेंगे। और शुरुआती ब्रेथ, एटलीस्ट जो प्री ओपन में स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं, 7:2, कन्वीनियंस के लिए कह लीजिए 4:1 का रेशियो है। इस तरह से एडवांसेस के फेवर में आज की ब्रेथ आती हुई। तो रुपए की स्टेबिलिटी पर जरा नजर रखिएगा, तो इक्विटीज को तूल मिल जाएगा। मानस, लेकिन आज सुबह जो हमारी चर्चा हो रही थी वो 17,050 17,075 के जोन्स पे हमें एक सेल इनिशिएट करना था। उस पैच के ऊपर खुलने के इंडिकेशंस आने लगे धीरे धीरे। क्या व्यू बन रहा है? प्री ओपन जो सेटल हुआ है उसके बाद जरा रीड करके बताइए निफ्टी बैंक। तो देखिए, अगर 100 पॉइंट ऊपर ओपन होता है तो करीब करीब 17,100 के आसपास ओपन होता है, तो भी मेरा समझना है कि यहाँ पर रिवर्सल के साइन बिल्कुल भी नहीं है। कॉशियस रहिए, हाई लेवल पे सस्टेन होना शायद निफ्टी के लिए मुश्किल होगा, और जब तक 17,300 350 के ऊपर ना निकले तब तक आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। आज अगर 100 पॉइंट ऊपर ओपन होता है तो थोड़ी देर देखेंगे, अगर ये 17,150 के नीचे ही ट्रेड करता रहे 15-20 मिनट, तब आप बिल्कुल एक सेल कॉल ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉस 17,250 के ऊपर रहेंगे, और फिर आप टारगेट वही सेट करिए 200 दिनों के मूविंग एवरेज। मेरा तो समझना है कि शायद 16,900 850 तक के स्तर आपको जल्द देखने को मिलेंगे निफ्टी में। यही बात पालविया साहब कह रहे हैं, यही बात मानस जी कह रहे हैं, सबके सब थोड़े से कंसर्न्ड। इस पुल बैक में शायद बिकवाली का प्रेशर वापस हावी होगा। कॉशियस रहें इस मार्केट्स को लेकर। टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, मैं उसको रिविजिट नहीं कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक और बढ़िया सा ट्रेड लेना है कंटिन्यूस सेशन की शुरुआत से पहले। और आपकी स्क्रीन पर इस समय शुभम अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। शुभम कनाडा से कि यहीं से? गुड मॉर्निंग आशीष जी, अभी तो फिलहाल यही हूँ, और दिवाली तक मुंबई से ही शो करेंगे। दिवाली यहाँ सेलिब्रेट करके जाएंगे। शुभम, आज का पहले तो टॉप कॉल। आशीष जी, आज का जो कॉल है वो खरीदारी की राय है सिप्ला पे, और इवन दो फार्मा ओवरऑल थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड है, बिकॉज कुछ स्टॉक्स जैसे ऑरोबिंदो फार्मा, बायोकॉन नीचे जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी में स्टेबिलिटी, और सिप्ला में एक अपमूव देखने को मिला। तो मुझे लगता है सिप्ला एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है ये पूरे स्पेस में से, और यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा पुल बैक देखा है, इसके बाद फिर से एक खरीदारी का यहाँ पे मौका बन रहा है। तो 1100 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अक्टूबर सीरीज का, उस पर खरीदारी की राय है। लक्ष्य होगा 35 रुपए का, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 22 रुपए पे। शुभम, सिप्ला में खरीदारी करने का कॉल देते हुए एक और बाय साइड का आइडिया आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। अच्छा, क्विकली अब विजिट कर देता हूं जो स्टॉक्स प्री ओपन में सेटल हुए निफ्टी के। सिर्फ 2 ही लाल निशान में होंगे। अदानी पोर्ट्स आज सुबह किसी ने एक सेल, मेरे ख्याल से मानस ने सुबह 7 बजे सेल की बात करी थी। वीक विकेट है इस समय बाजार का, 1/4% दबाव, ग्रासिम ठंडा खुलेगा, बाकी क्रॉस द बोर्ड एटलीस्ट ग्रीन के शेड्स हैं, तो शुरुआत तो अच्छी होनी है। पावर ग्रिड कल रिकवर नहीं कर पाया था, मीनिंगफुली ठंडा पड़ गया था, आज निफ्टी का टॉप गेनर शायद होगा। टाटा मोटर्स, लेकिन अभी हमने बातचीत करी उस स्टॉक पे कि 1.5% के अपटिक अगर आ रहे हैं तो उछाल में दरअसल बिकवाली। अपोलो हॉस्पिटल वापस शेड ऑफ ग्रीन नजर आ रहा है, बहुत वॉलेटाइल है, और मेरे ख्याल से ये भैती साहब के रडार पर रहता है। भैती साहब ने एक सेल भी इनिशिएट करा था बीच में। भैती साहब, अपोलो हॉस्पिटल एक बार रिविजिट करिए क्विकली। नहीं, उन तक ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा। कविता जी, आप देख दीजिए अपोलो हॉस्पिटल प्लीज। अपोलो हॉस्पिटल एक एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ है, मुझे लगता है, क्योंकि एक स्ट्रेंथ दिख रहा है, एक शॉर्ट कवरिंग डे आज हो सकता है, एंड इन दैट केस अपोलो हॉस्पिटल में एक पुल बैक हम लुक आफ्टर कर सकते हैं, जो ऊपर की तरफ इसे 4,430 4,440 के लेवल्स की तरफ लेकर जा सकता है। सो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अपनी पोजीशन पर, दैट शुड बी अप 4199। उस स्टॉप लॉस के साथ ही इसे चेस करें फॉर द शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट। बाजार खुलने में बस कुछ ही समय बचा। सतपाल साहब, कल आईटीसी देख के थोड़ा धक-धक हो रहा था हम सब रिटेल को, बाकी एफएमसी चल रहे थे, आईटीसी थोड़ा दबाव में आ गया था। आप थे भी नहीं, आईटीसी आप क्लोजली ट्रैक कर रहे थे, क्या हाल है? अच्छी जी, देखिए आईटीसी में हमने एक टारगेट सेट किया था 345 to 350। मुझे लगता है 350 का हाई लगने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखी, तो थोड़ा एफएमसीजी में अगर आप कहें तो आईटी में मुझे आईटीसी में थोड़ा सा वीकनेस होना चाहिए। 333 के आसपास का है, तो यहाँ पे पुल बैक भी मिलता है, 338 340 पे सप्लाई आएगा, और प्रोबेबली आप देखोगे आईटीसी
320 तक का एक फॉल मिल सकता है। तो यहाँ पे वीकनेस है या प्रेशर जो है मुझे लगता है आईटीसी में कंटिन्यू होगा, एटलीस्ट फॉर टिल एक्सपायरी यू कैन से। हाँ, मैं आऊंगा फिर अभी आईटी पे, अगर क्योंकि इन्फोसिस वगैरह बढ़िया दिख रहा है। आधे % से 2/3 यूएस के फ्यूचर्स उछाल में भारतीय बाजारों की ट्यूसडे के दिन 2/3% की बढ़त के साथ शुरुआत होती हुई 115 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी ने शुरुआत करी है। निफ्टी बैंक लाइकवाइज 2/3% बढ़त में। निफ्टी आईटी स्लाइटली एक शेड बेहतर है क्योंकि नैस्डैक भी कल कम प्रेशर दिखा रहा था। हमारे यहां कुछ लोअर लेवल्स पे बाइंग इमर्ज हो भी रही थी आईटी में। 3/4% की बढ़त के साथ ये पॉकेट शुरुआत कर रही है। फाइनेंशियल्स आधे % के उछाल के साथ इस समय कामकाज करते हुए। ऑटोज में लाइकवाइज आधे % की मजबूती, आधे से अब 1/3% की मजबूती। मेटल्स आधे % का उछाल दिखाते हुए। फार्मा आधा % की मजबूती है। ये है वो सेक्टर पॉकेट सारी की सारी बेसिकली आधे % से लेकर 2/3% के आसपास की उछाल के साथ ज्यादातर सारी इंपॉर्टेंट सेक्टर पॉकेट जिस तरह का उछाल दिखाती हुई। निफ्टी थोड़ा सा सरेंडर करता हुआ शुरुआती टिक्स 135 वाला अब 17,100 की ट्रेजेक्टरी के नीचे स्लिप होता हुआ आपको नजर आएगा। ब्रॉडर मार्केट्स क्विकली आ रहा हूं। 2/3% मिड कैप इंडेक्स में उछाल। स्मॉल कैप्स 3/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ कामकाज की शुरुआत कर रहा है और ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे है 4:1 का रेशियो है क्लियरली है, यानी कि हर एक गिरने वाले के सामने 4 स्टॉक्स इस समय बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 80% शेयर्स जो आप खुले हैं कंटिन्यूस सेशन में वो इन ग्रीन खुल रहे हैं। ब्रेथ अच्छी है पर निफ्टी थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ, ठंडा आईटी पड़ रहा है। 3/4 वाला अब सिर्फ आधे % के आसपास के अपटिक के साथ आईटी ट्रेड कर रहा है। 2/3 वाला निफ्टी बैंक अब आधे % थोड़े से गेन शुरुआती सरेंडर होते हुए 17,100 के आसपास हम लोग एक्चुअली फ्लर्ट कर रहे हैं। 50 स्टॉक्स दिखाइए क्विकली, जब तक लौट के आएंगे देखते हैं निफ्टी इवेंचुअली सेटल कहां होता है। 17,095 पे छोड़े जा रहा हूं। पावर ग्रिड बढ़िया मूव दिखा रहा है, वो क्लैरिफिकेशन कल पावर मिनिस्टर की शाम को जो स्टेटमेंट्स आए और एडेड भरोसा बढ़ रहा है स्ट्रीट का 2.5% ऊपर। ओएनजीसी नीरज वाजपेयी ने बहुत डिटेल में समझाया था कैसे डोमेस्टिक रियलाइजेशन इंप्रूव हो रहे हैं, कहां क्रूड करेक्ट हो रहा है और ओएनजीसी इसी खबर के दम पर आपको 2% की मजबूती दिखाता हुआ। वैसे कमोडिटी प्लेस बेहतर ही कर रहे हैं, ओएनजीसी, कोल इंडिया सब मजबूती के साथ। आईटीसी हैवी वेट में अब 1% का उछाल। इन्फोसिस इंपॉर्टेंट स्टॉक मजबूती के साथ शुरुआत कर रहा है 1% के आसपास। आईसीआईसीआई बैंक 2/3% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। आईसीआईसीआई के साथ एक्सिस भी इन ग्रीन आधे % की बढ़त इस समय दिखाता हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज कहां है? रिलायंस फ्लैट खुलता हुआ इस समय। रिलायंस, एलएनटी, बजाज फाइनेंस, टीसीएस ये सब हैवीवेट जो हैं ऑलमोस्ट फ्लैटिश टेरिटरी में, पर शेड ऑफ ग्रीन आपको नजर आएगा। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या बढ़ रही है। जब हम स्क्रीन पे आए थे 6 स्टॉक थे, अब देखिए थोड़ा सा प्रेशर माउंट हो रहा है। क्या दबाव में है? रिफ्रेश करिएगा स्क्रीन को। दिवीज लैब हट गया वो रिफ्रेश के बाद ही। दिवीज लैब सबसे ज्यादा कमजोरी दिखाता हुआ आपको नजर आए। ऑटोज वीक होने शुरू हुए। बजाज ऑटो, आइशर, मारुति सब एक साथ, एमएनएम सब इन रेड इस समय आप ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ऑटोज की वीकनेस बढ़ रही है। मेटल्स थोड़े से करेक्शन के जोन में जाते हुए आपको नजर आएंगे, पर निफ्टी अभी डटा खड़ा हुआ है। फिर से ग्रीन की शेड आने लगी, इंटरेस्टिंग हो रहा है। 17,100 दिखाइए जरा, हमने 17,095 पे छोड़ा था। इंडेक्सेस को दिखा दीजिए क्विकली। 17,95 वाला फिर से थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप हो रहा है। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी दोनों में थोड़ा सा तूल पकड़ते हुआ ग्रिप में आ रहा है बाजार। थोड़ा सा कंफर्ट 17,100 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर। अब इस समय हम नवरात्रे के सेकेंड डे ट्रेड करते हुए, तो अच्छा लग रहा है स्क्रीन देख के। एक बार रुपया दिखाएंगे क्या? रुपये से पता चलेगा मूड माहौल, लेकिन ठीक है वो नजर पे रहेगा। अच्छा बाकी क्या सेक्टरली कैसा मूड? एक्शन अच्छा देखने को मिल रहा है आशीष। एक्चुअली इनफैक्ट फ्यूचर्स में मैं देख रही थी कि किन स्टॉक्स में मोमेंटम देखा गया है। तो एसबीआई कार्ड, क्योंकि आपने नवरात्रि वाला फ्लेवर दिखाया, तो अगस्त के जो आंकड़े थे वो बेहतर आए ही हैं। अब वो नवरात्रि का फ्लेवर एसबीआई कार्ड में ज्यादा चढ़कर बोलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो फेस्टिव ऑफर्स भी इन कार्ड कंपनियों की तरफ से आना शुरू हो चुके हैं। तो 3-3.5% का इजाफा शुरुआती कारोबार में देखने को मिला एसबीआई कार्ड की तरफ से। गैस कंपनी आज फिर से फेवर में आती हुई। ओएनजीसी की तो हम बात कर ही रहे थे, वो काउंटर करीब 2% ऊपर है और ओएनजीसी में बहुत तगड़ी खरीदारी बनती दिखाई दी है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इनफैक्ट पहले 5 मिनटों के कारोबार में 16% बढ़ गया है। अब देखना यही है कि ये कितना टिकता है। आईजीएल 4% ऊपर। गुजरात गैस में 2% तक की बढ़त देखने को मिली है। तो ऑयल एंड गैस प्ले थोड़ा सा एक्टिव हो चला है, क्योंकि निफ्टी बैंक में तेजी है। आप देखिएगा वो स्टॉक्स जो दरअसल इस तेजी में फायदा कमा रहे हैं, और सरकारी बैंकों में ज्यादा थ्रस्ट खरीदारी का बनता दिखाई दिया है।
पंजाब नेशनल बैंक 2-2.5% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने देखा है 2.5% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक मजबूती की तरफ इशारा करता हुआ 1.1% ऊपर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा ट्रेड है। वेरी क्विकली कैनरा बैंक भी देखेंगे तो उसमें भी 1.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। तो अगर बैंकों में आज तेजी हो रही है वो लार्जली इन सरकारी बैंकों में खरीदारी के चलते हो रही है, वो एक पॉजिटिव है। इंडियन होटल में आप देखेंगे वो खरीदारी का जोश आता हुआ 1.5% ऊपर। इनफैक्ट ट्रेंड में मैं नोटिस कर रही हूं फिर से तेजी की पोजीशंस 1.5% की जुड़ती हुई, तो ये कंजम्पशन वाली थीम भी आप देखिएगा फेस्टिविटीज के साथ चल पड़ी है। लेकिन हम बात कर रहे थे आईटी कंपनियों की, और आईटी के लिए सहारा है आज थोड़ा बहुत, और इंटेलेक्ट डिजाइन जैसा काउंटर थोड़ा सा एक्शन में आता हुआ दिखाई दिया है, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। इसके अलावा एल&टी टेक सर्विसेज में एक टिक आया था ऊपर की तरफ, तेजी की तरफ। निफ्टी आईटी इंडेक्स आपके सामने 250 पॉइंट की बढ़त पर कारोबार कर रहा है, और यहां पर क्लियरली वो मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ा सा फ्लेवर तेजी की तरफ आता हुआ दिखाई जरूर दिया है। अच्छा, निजी बैंकों में आप आरबीएल जोड़ सकते हैं जहां पर फ्यूचर्स में सबसे ज्यादा एक्टिविटी। खबरों वाले शेयर में एसबीआई कार्ड की हमने बात की, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, 4% ऊपर है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। वो रिविगो के साथ जो उन्होंने करार किया है, रिविगो का B2B एक्सप्रेस बिजनेस ये एक्वायर करने वाले हैं, और स्टॉक आज 4% ऊपर है। चेन्नई पेट्रो HOEC जैसे ट्रेड्स में तेजी बनती हुई, MRPL में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर एक थीम आप पकड़े सेक्टोरली क्या चल रहा है, तो एक है ऑयल एंड गैस में एक्शन, और दूसरी तरफ है सरकारी बैंकों में एक्शन। ये फिलहाल और ट्रेड्स आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय के हाईलाइट बन रहे हैं। बढ़िया, ब्रेथ इंप्रूव हो रही है, निफ्टी ट्रैक्शन गेन कर रहा है। निफ्टी बैंक अब 300-325 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड करता है। वो ब्रेथ जो 4:1 थी अब 6:1 की तरफ बढ़ती हुई, तो मूड माहौल इंप्रूव हो रहा है जैसे जैसे पासिंग मिनट निकलते जा रहे हैं। ठीक है, तो 17,150 पे अब हमारा निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। गावस्कर लॉन्ग किया क्या? वो पुल बैक तो प्ले आउट हो रहा है। बाय एंड सेल एग्जिट ट्रेड, अब देखिए फ्रेश कैसा होता है। अब आपने क्या एसबीआई कार्ड मुझे पसंद है, एक ट्रेड हो गया बाय एंड सेल कर दिया, क्या बोनी हो गई, होगी बोनी हो गई। अरे भाई गावस्कर बढ़िया है। ये इंडेक्स में ही किया कि कोई स्टॉक लिया? बैंक निफ्टी ओके। अच्छा, चलिए अब आज के टॉप कॉल की शुरुआत कर देते हैं, पहले फिर एक्सपर्ट से मार्केट्स पर और चर्चा करेंगे। सबसे पहले जा रहा हूं शुभम के पास। शुभम, खुलने के बाद क्या आइडेंटिफाई किया आपने? आशीष जी, ओपनिंग के बाद कुछ आईटी स्टॉक्स में अगर हम देखें तो पहले काफी इसमें गिरावट देखने को मिला था, और अब थोड़ा सा पुल बैक मोड में है, तो मुझे लगता है इस स्पेस में ध्यान रखना चाहिए। HCL टेक पे खरीदारी की राय होगी, 940 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगली सीरीज का अभी 27 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी की राय है। यहाँ पे 24 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 36 से 38 रुपए तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो HCL टेक पे खरीदारी की राय है। आईटी बढ़िया पुल बैक दिखा रहा है, कल भी इंस्टेंसेस ऑफ ग्रीन थे आईटी एज अ स्पेस पे। नैस्डैक का प्रेशर वीज़ा-वी बाकी दोनों बेंचमार्क्स कम देखने को मिल रहा था, वहां पे भी थोड़ा सा रिकवरी मोड लो लेवल से देखने को मिल रहा था, तो ये पॉकेट लाइमलाइट हॉक करती हुई। पहला जो क्विक सिंगल आया है वो है HCL टेक्नोलॉजीज, तेजी आएगी 940 के कॉल के थ्रू उस तेजी को बनाएगी। और एक खबर भी आ गई, कुछ का टीम चला रही, कुछ पैक्ट करा था ना HCL टेक ने, वो अपडेट आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे नीचे। तो HCL टेक बढ़िया। पालवे साहब, क्या है आज का प्रेफर्ड ट्रेड, क्या है इस समय का क्विक सिंगल? आशीष जी, आईटी पे ही फोकस है, और मिड कैप आईटी में LTTS L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज पे फोकस है, और बाय करने की सलाह है इस पे। स्टॉक पे देखें तो मल्टीपल टाइम अगर स्टॉक पे जो करेक्शन हुए, स्टॉक पे 3400 3350 के आसपास से ही सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। कल के सेशन में भी लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनी, आज फॉलो अप बाइंग एक्शन है। तो LTTS फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। 3560 से लेके 3575 तक के अपसाइड टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 3465 के आसपास, तो LTTS फ्यूचर बाय करने की सलाह। 3560 3570 की तरफ L&T टेक सर्विसेज का स्टॉक तेजी की तरफ आपके पहले दो ट्रेड्स आए हैं मार्केट के खुलने के साथ ही, और टेक्नोलॉजी दरअसल फ्लेवर बन चुका है। आशीष बहेती, बताइए आपका क्विक सिंगल ट्रेड क्या होगा, क्या ले रहे हैं? हर्षिता मैम, जुबिलेंट फूड एज ए क्विक सिंगल सजेस्ट करना चाहेंगे, जिस हिसाब से मूव बन रहा है जुबिलेंट में और OI बिल्टअप जो दिख रहा है,
मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 20 डे जैसे ही क्रॉस करेगा उसमें एक और बड़ा मूव एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो 620 का फर्स्ट टारगेट एंड 626 के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 605 का इसमें। जुबिलेंट फूड्स खबरों में भी था, कंजम्पशन प्लेस बेहतर करते हुए, और स्टॉप लॉस लगाइए और जुबिलेंट फूड्स को लॉन्ग करने का मन बनाइए। 0.25% की उछाल के साथ इस समय कामकाज होता हुआ बढ़िया है। इस पे चर्चा भी हुई थी, क्या टेक्नोलॉजी कुछ एक्विजिशन करा है इन्होंने। जुबिलेंट फूड आज का बहती साहब का प्रेफर्ड ट्रेड। ब्रॉडकास्ट, हाँ मानस, रडार पे क्या आया? देखिए, नो डाउट बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन शायद ऊपर सस्टेन होना मुश्किल होगा मार्केट के लिए। तो मेरा कॉल एक सेल कॉल है, और वो टाटा स्टील पे एक सेल कॉल है। कल हमने फ्रेश ब्रेकडाउन देखा, आज पुल बैक देखने को मिल गया। हाई लेवल पे शायद टाटा स्टील को सस्टेन करना मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पर एक सेल कॉल का रिकमेंडेशन है। और इस मंदी को प्ले करने के लिए आई थिंक जो 100 का पुट ऑप्शन है वहां पर खरीदारी करेंगे। तो अक्टूबर मंथ का 100 का पुट ऑप्शन ध्यान दीजिए, वहां पर आपको खरीदारी करनी है। 5 रुपए 70 पैसे के आसपास के भाव चल रहे हैं। तो टाटा स्टील का 100 का पुट ऑप्शन 5 रुपए 70 पैसे पे खरीदिए, 3 रुपए 90 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो मेटल्स वो पॉकेट थी जो आधे % से ज्यादा के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत हुई थी, थोड़ी सी ठंडी पड़ती हुई, और टाटा स्टील वो क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल हो रहा था कि ऊपरी स्तर टिक नहीं पा रहे हैं। मानस कह रहे हैं बिकवाली हावी हो सकती है, 100 का पुट खरीद सकते हैं आप टाटा स्टील का अक्टूबर। कल भी ओपनिंग ट्रेड वही हिंडाल्को ही था ना, जिसमें फिर फाइनली 4.5% तक की गिरावट देखने को मिली थी। आज भी वैसे कमजोर ही है वो काउंटर, वहां पर सेल साइड की पोजीशन इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दे रही है, उस पर आएंगे। लेकिन गावा साहब बताइए, आपका क्विक सिग्नल क्या होगा? मेरे ख्याल से मेरा होना चाहिए इंदिरा गैस। 410 पर ट्रेड कर रहा है इंदिरा गैस, 405 का स्टॉप लगा अगर चले 425 पॉसिबल है इंदिरा गैस में। आईजीएल में खरीदारी करने का मन गावा सर का। अभी हर्षदा मेंशन कर रही थी गैस स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, ये लीजिए आगे एक प्रिफर्ड पिक। खरीदारी करने का मन आईजीएल में इस समय इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड इस समय का एक बाय कॉल बनता हुआ। कविता जी, क्विक सिंगल कहां लेना है? So आशीष जी, क्विक सिंगल इज लाइक आईटी में स्ट्रेंथ है, और इन्फी इज लाइक प्राइस राइज विद ओआई गेन हम लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स इट्स 20 डेज ईएमए की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है, जो कि प्लेस्ड है 1440 की तरफ। सो इंट्राडे के लिए आज से पोजीशनिंग अगर फ्यूचर्स में कर रहे हैं तो मुझे लगता है 1426 पहला लक्ष्य होना चाहिए। मंथ उसे क्रॉस कर पाता है तो 1445 के लेवल्स की तरफ इनकी बढ़ता हुआ दिख सकता है। 1379 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मेरे अगर आप ऑप्शंस के रूट से इसे चेज कर रहे हैं तो 1420 का कॉल देखें जो भी 1170 की प्रीमियम पर है। 5 का एक स्टॉप लॉस रखें 5 प्रीमियम का। 17 और 20 के टारगेट्स के लिए आप 14 से 20 के कॉल को भी लुक आफ्टर कर सकते हैं। 1420 का इन्फी का कॉल ले लीजिए। एक और आ गई आईटी की तेजी की कॉल। आईटी, अभी गौरांग सर के पास जाऊंगा, जरा फंडामेंटल व्यू भी लेकर आता हूं। जब सब चर्चा कर रहे हैं आईटी की तो एक फंडामेंटल व्यू भी बनता है, लेकिन पहले सतपुते साहब के पास जा रहा हूं। सतपुते साहब, क्विक सिंगल कौन सा? आशीष जी देखिए, मुझे लगता है आज दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे आपको। मेरा जो क्विक सिंगल है, जैसे मैंने सुबह में कहा था, मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड जो बन रहा है वो एफएमसीजी एंड आईटी में बन रहा है। आईटी में बहुत सारे काउंटर ऑलरेडी गेस्ट ने कवर किया, तो मैं एफएमसीजी पे फोकस करूंगा। ब्रिटानिया ये मेरा पिक रहेगा। इनफैक्ट लास्ट वीक भी हमने इस पे बात की थी। 3800 के ऊपर ब्रिटानिया का ट्रेंड पॉजिटिव है। एट प्रेजेंट 3850, तो यहाँ पे जो भी डिप मिले वहां पे बाइंग होगी। 3800 का ही मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मेरा इसका एक टारगेट सेट किया मैंने 3900 से लेकर 3950। मुझे लगता है इस रेंज तक ऑन और बिफोर एक्सपायरी ब्रिटानिया जाना चाहिए। ठीक बात है। ब्रिटानिया बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। एफएमसीजी आईटी थोड़े से स्वीट स्पॉट में कल के ट्रेडिंग सेशन में आपने ऑब्जर्व करा होगा। तो ब्रिटानिया पे तेजी का कॉल, आईजीएल पे एक बाय कॉल, टाटा स्टील पे एक सेल कॉल, 100 का पुट ले लेने का, वो खरीदना है। बाकी तीनों जो प्रिफर्ड ट्रेड्स है सब आईटी के। नहीं, इसमें जुबिलेंट फूड बस और जोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से बहती साहब का ट्रेड था तेजी का। उसके बाद एचसीएल टेक, इन्फोसिस, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये तीनों पे लॉन्ग जाने का मन। और इन्फोसिस का 1420 का कॉल, एचसीएल टेक का 940 का कॉल लिया जा सकता है। क्योंकि कल भी आईटी रिकवरी मोड में था, आज भी अच्छा ट्रैक्शन मोमेंटम पकड़ रहा है। गौरांग सर,
क्या व्यू बन रहा है? ये आईटी इंडेक्स वो है जिसने कल भी रिकवरी को लीड करा, हाई से 30% करेक्ट होकर कामकाज। कल असल में जोश थोड़ा बहुत भरा वो जेपी मॉर्गन की इंडिया इन्वेस्टर समिट से जो अपडेट्स आ रहे थे। जितने लोगों, जितनी आईटी कंपनी ने पार्टिसिपेट करा, सबने एक ही सुर में कहा कि भाई डील क्लोजर्स ऑन ट्रैक हैं, डील पाइपलाइंस अभी भी हेल्दी हैं, कोई डिसीजन मेकिंग साइकिल्स में फिलहाल तो डिलेज नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं रिसेशन के फियर्स और उसका इंपैक्ट, लेकिन अब तक वो विजिबल नहीं है एटलीस्ट इंडियन आईटी के पर्सपेक्टिव से। आप लोग इस डिप में फंडामेंटली भी एक्यूमुलेशन कर रहे हो या नहीं? तो आशीष, मेरा ये मानना है कि एसेंशियल और कॉग्निसेंस जैसी कंपनियों के तरफ से जो भी बयान आए, टिप्पणियां आई या फिर जो भी आंकड़े आए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए और भारत में जिस तरीके से हमने आईटी क्षेत्र में पिछले मेरे ख्याल से 2 तिमाही के नतीजे उम्मीद के नीचे थे और निराशाजनक थे, उसको लेकर के जैसे आपने बताया आशीष, 30% की गिरावट आईटी इंडेक्स में देखी है। कुछ आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए शेयर में शायद एक गिरावट थोड़ी बहुत और ज्यादा हो। हमारी सोच ये कहती है जियोजित पर कि अगर आप आने वाले 3 या 6 महीने का नहीं सोचते हैं, यानी कि दूसरी और तीसरी तिमाही शायद थोड़ी बहुत चैलेंजिंग रह सकती है, आंकड़ों को सुधार आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर साल 1.5 साल का नजरिया है आपका, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पहली बात तो जैसे आपने सही जिक्र किया, सबसे पिटा हुआ क्षेत्र है ये आईटी। दूसरी तरफ एक कॉन्ट्रेरियन बाय कॉल हम जिसे कहते हैं आशीष, वो उभर करके आता है। ये एकदम से परफॉर्म नहीं करेगा, शायद आने वाले 1-2 तिमाही के नतीजे और निराश करेंगे। अगर आपका नजरिया उसके बाद का यानी कि साल 1.5 साल का है, तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, पर्सिस्टेंट सिस्टम, माइंडट्री, एल&टी टेक्नोलॉजीज, केपीआईटी टेक, टाटा एलएक्सआई, ये पूरी जो कंपनियां का ब्रह्मांड है, हमारी खरीदारी की सूची है यहाँ पर। और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए, पूरी ताकत लगा के एक समय पर निवेश करने की जरूरत नहीं है। मौके बहुत आएंगे आईटी क्षेत्र में आपको निचले स्तर पर और जोड़ने के लिए, तो शुरुआत कीजिए और किश्तों में और जोड़ते जाए जब भी गिरावट आए। एक और तरीका है, थोड़ा अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं, सेफ्टी रखनी है, तो कोई बढ़िया सा पहले देखिए आईटी फोकस म्यूचुअल फंड, सेक्टोरल फंड जो होते हैं, लगा दीजिए 6 महीने का एसआईपी कर लीजिए। ये गिरावट में क्या पता कितनी और गिरेगा आईटी, अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, पर मुझे पता नहीं कितना गिरेगा। वो मंथली एसआईपी 6 महीने 12 महीने की कर लें स्पेस में, उस सेक्टोरल, और सेक्टोरल फंड को आमतौर पे सिर्फ टाइम के हिसाब से जब जरूरत पड़ती तभी, अदरवाइज तो आप मल्टी कैप पे मूव कर जाएगा। तो ये समय हो सकता है आईटी में सेक्टोरल फंड के थ्रू बढ़िया अगले 6 महीने तक गिरे हुए स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। खैर, शिवांगी शारदा जुड़ती हुई इस समय स्क्रीन पे आपको नजर आएंगी। शिवांगी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या अच्छा एक बार निफ्टी बैंक दिखा दिए, फिर शिवांगी के पास जा रहा हूं। दोनों निफ्टी बैंक अब 1% से ज्यादा का उछाल 39,000 के लेवल्स के ऊपर अब आते हुए ऑलमोस्ट 400 पॉइंट मजबूत। निफ्टी इस समय अब ऑलमोस्ट 1%, 150 पॉइंट की मजबूती के साथ 17,170 के लेवल्स पर बढ़िया इंट्राडे मूव्स अब तक तो हम एंजॉय करते हुए, पुल बैक बढ़िया इस समय देखने को मिल रहा है। शिवांगी, ऐसे में आपका मोतीलाल ओसवाल का प्रिफर्ड ट्रेड क्विक सिंगल क्या है? जी बिल्कुल, अगर आज के ओपनिंग के बारे में बात करें हम, तो एशियन पेंट मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हमने देखा है कि पिछले 2 सेशन में जब मार्केट वीकनेस में था, फिर भी ये स्टॉक रेजिलेंट था, काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। और अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, अपने एक वीकली कंसोलिडेशन से ये स्ट्रक्चर निकल रहा है। डेरिवेटिव्स वाइज रोल ओवर्स और डिलीवरी वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बने हुए रहेंगे। तो यहाँ पे 3600 तक का एक टारगेट बन रहा है। एशियन पेंट में खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 3440 का। तो एशियन पेंट में देखिए एक और तेजी का ट्रेड 3600 के लिए एक मौका खरीदारी करने का शिवांगी ने भी कह दिया है। और आप देखिएगा आज प्री ओपन में भी एशियन पेंट कविता ने सुझाया था, पिडिलाइट जैसे ट्रेड पर भी ब्राय आई थी और ये वो ट्रेड्स दरअसल मजबूती की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। एशियन पेंट दरअसल आपको बताएं कि फ्यूचर्स में क्या कर रहा है, 1.5% ऊपर है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 90-91 हजार शेयरों का हो चुका है। और पिडिलाइट को भी रिविजिट करते हैं जो करीब 8% से ज्यादा का ओआई ऐड कर रहा है।
और पिडिलाइट तो बहेती साहब का पिक था। मजबूत शुरुआत स्टॉक की भी हुई है। अच्छा, गैस कंपनियों पर एक बार फिर लौट कर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईजीएल का जिक्र हुआ आशीष, लेकिन कैचअप बाकी काउंटर्स ने भी कर लिया है। महानगर गैस करीब 4% ऊपर है, 3.5% का ओआई एडिशन। दूसरी तरफ गुजरात गैस में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम आया है, लेकिन गुजरात गैस में इतना ओआई एडिशन नहीं देखने को मिला। तो जो लॉन्ग की पोजीशंस जुड़ रही हैं वो ज्यादातर आईजीएल और एमजीएल में ही जोड़ी जा रही हैं। शुभम, इन गैस कंपनियों पर आपकी राय क्या है? कोई ट्रेड? अर्षदा जी, ओवरऑल ये सारे गैस कंपनी में काफ़ी अच्छा मूव ऑलरेडी बनता हुआ दिखा है, और अगर हमें यहाँ पे अगर कुछ फ्रेश ट्रेड बनाना है तो मुझे लगता है कि एमजीएल में अब थोड़ा सा प्रेफर्ड बैट होगा रिलेटिवली, लेकिन प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ट्रेड होगा। अपसाइड में मुझे लगता है 850 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकता है, और 815 पे हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए। तो इंट्राडे के लिए एमजीएल रिलेटिवली स्ट्रांग है, तो वहां पे एक फ्रेश ट्रेड बनाया जा सकता है। एमजीएल में एक बहुत तगड़ा मूव 850 के लिए इंट्राडे के लिए ध्यान रखिएगा, ये तेजी की पोजीशन जारी है। और काफी दिनों बाद मुथूट फाइनेंस में थोड़ी सी रौनक आई है आशीष। स्टॉक देखेंगे, वैसे इसकी काफी धुलाई हुई थी, जिस तरह से सोने के प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिला था, और ये गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों का बिजनेस फिर थोड़ा सा हिल जाता है। 990 के लेवल्स पर ये रिट्रेस कर रहा है अपने आप को, 3.5% तक की तेजी है। और अगर आप वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे तो लगभग 40 लाख शेयरों का ओआई एडिशन, नहीं 40 लाख, एक रीजन नहीं 4.5 लाख शेयरों का, सॉरी आई बेग योर पार्डन, 4 लाख शेयरों का ओआई एडिशन। रीजन एक और है, वो सुबह मैंने रेड में डाल दिया था, तो ये उल्टा हो गया। आज ऐसा सॉन्ग पुल बैक आ गया कि पिटे हुए और बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत सरप्राइजिंग मूव है। इनफैक्ट इसके साथ मुथूट मनप्पुरम भी दिखाइएगा, क्या मनप्पुरम में भी ये स्थिति उभर कर आई है फटाफट से। फिर इसे टेक्निकली फेंकते हैं राजेश पालविया की तरफ कि क्या ये पुल बैक सस्टेनेबल है। यहाँ पर भी आप देखेंगे करीब ओआई एडिशन हुआ है डिसेंट 1% के आसपास का, 93 पर है। तो मनप्पुरम और मुथूट दोनों ही एक पुल बैक दिखा रहे हैं। बताइए कितना भरोसा करें इस पुल बैक पर पालविया साहब? तो जी देखिए, स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन एक ओवरसोल्ड जोन से जरूर पुल बैक बना है स्टॉक में। हमें लगता है मुथूट फाइनेंस में जो पुल बैक बना है, यहाँ पे इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, फ्यूचर की बात करें लेवल, तो 1015 1020 के जोन में वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो हमें लगता है पुल बैक में अगर लोअर साइड पे किसी की पोजीशन है तो 1020 के आसपास अगर ये आता है तो वहाँ पे बुक करें प्रॉफिट, क्योंकि वो जो लेवल है वहाँ पे हमें लगता है वापस सप्लाई यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, स्टॉक अपने सारे ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन किए हुए, तो पुल बैक में वापस सप्लाई बनेगा। मन्नापुरम में देखें तो अभी भी एज सच देखे तो वीकनेस यहाँ पे भी कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। ये जरूर एक इंट्राडे पुल बैक बना है, लेकिन मन्नापुरम के जो हायर साइड के लेवल है जहाँ पे वापस से ये सप्लाई लेते हुए दिखेगा, जो है करीब 9650 97 के आसपास, वहां पे ये स्टॉक आता है, तो वहां से वापस से अपना प्रॉफिट बुक करें जिन्होंने भी लोअर साइड पे पोजीशन ली। ओके, अच्छा कुछ स्टॉक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग मूव आ रहा है। मैं एक्सपर्ट से बातचीत की शुरुआत करूंगा, उन स्टॉक्स पे जाऊंगा। पहले 4 का चौका का टीजर देने का समय। लाइए स्क्रीन पे 4 का चौका का टीजर दिखाइए। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन, और सस्ता ऑप्शन के लिए जाएंगे हम लोग आज शुभम के पास। शुभम, एक बढ़िया से सस्ता ऑप्शन ट्रेड प्लीज रेडी रखिएगा। एफएनओ सुपरस्टार के लिए पालविया साहब एक बढ़िया सा वायदा बाजार का पिक। आऊंगा 10-1 मिनट बाद आपके पास। चार्ट का चमत्कार कविता आज आपको देगी। कविता कोई चार्ट पे कोई चमत्कारी स्टॉक ढूंढिएगा प्लीज। और मिड कैप फंडा के लिए अब आपको आपकी स्क्रीन पे आनंद राठी से नरेंद्र सोलंकी साहब नजर आ रहे हैं। सोलंकी साहब हाय, गुड मॉर्निंग। एक बढ़िया सा मिड कैप फंडा पिक के लिए आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक काम करें, एफएनओ का एक स्कैन रन कर लिया जाए, जरा मूड मॉल देखा जाए थोड़ा सा। अच्छा एक बात, निफ्टी थोड़ा से गेन्स गिव अप करना शुरू कर रहा है। एक्सपर्ट का कन्विक्शन था नहीं इस तरह के मोमेंटम पे, और देखिए अब वो आधे % का ही उछाल। निफ्टी बैंक अब वो कहा, मैंने 39,000 अभी कुछ मिनट पहले ही मेंशन करा था कि उस लेवल्स को ब्रीच करा है। 38,900 की ट्रैजेक्टरी पर अब निफ्टी बैंक इस समय पहुंचता हुआ नजर आएगा। यह है भाई आपके सामने एफएनओ का स्कैन। 112 लॉन्ग स्टॉक्स तेजी की तरफ सौदे डाले जा रहे हैं। मंदी के सौदे कट रहे हैं 17 स्टॉक्स में, तो मोटा मोटी करीब 130 हो गए जहां पे मोमेंटम अच्छा पकड़ा हुआ है। 53 स्टॉक ऐसे हैं इस समय वायदा में जहां पे क्लियरली मंदी के सौदे पटते हुए नजर आएंगे आपको, और लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कि तेजी के सौदे निपटाए जा रहे हैं 9 स्टॉक्स में।
तो स्क्रीन तो इस समय बेहतर नजर आ रही है। कौन से वो कवरिंग रिलेटेड स्टॉक्स हैं जो बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहे हैं? मंदी के सौदे कट रहे हैं पीएनबी में, सिटी यूनियन बैंक में, बीपीसीएल में, एबॉट में और लॉरस लैब्स में। कहां लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, ये चर्चा में हर्षदा बार बार लेके भी आ रही है, एक्सपर्ट्स की पिक्स भी आ रही हैं। वो है गैस स्टॉक्स, ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, आईजीएल, गुजरात गैस, महानगर गैस, इवन मुथूट फाइनेंस लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। आई एम अज्यूमिंग शॉर्ट कवरिंग के भी मूव्स आ रहे होंगे मुथूट फाइनेंस में, तो पिछले बहुत तगड़े शॉर्ट्स क्रिएटेड हैं इसमें। एसबीआई कार्ड गजब का डेटा रिपोर्ट कर दिया है और यहां पे अब तेजी के सौदे पड़ते हुए, गौरांग सर ने जाने से पहले मेंशन भी करा था कि इन लेवल्स पे एक बढ़िया एक्यूमुलेशन का जोन बन रहा है एसबीआई कार्ड्स में। कहां पे शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं, वो मेट्रोपोलिस पिछले कुछ दिनों के गेन्स को अब रिवर्स करा और मीनिंगफुली रिवर्स करना शुरू कर दिया है। 3% का दबाव इस समय मेट्रोपोलिस में। ये स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में ये डायग्नोस्टिक कंपनीज, खासतौर पे डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस अच्छे ऑप्टिक्स दिखा के निकली थी। अशोक लेलैंड दबाव में, एमएनएम फाइनेंशियल फिर से प्रेशर पड़ रहा है। मैं आऊंगा नरेंद्र सर, ये जरा एमएनएम फाइनेंशियल पे आपसे बातचीत करनी पड़ेगी। ये तीसरा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन है जब मैसिव शॉर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं इस स्टॉक में। भारत फोर्ज और एस्ट्रल, खैर बाकी के स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं उन पे जरा चर्चा करने की जरूरत। गावस्कर हिंडाल्को खोलिए, कल का वो शॉर्ट कॉल बढ़िया ग्रिप में आया था, कल हमने बढ़िया प्रॉफिट क्लॉक करे थे, आज फिर से वीक विकेट के तौर पर हिंडाल्को आपकी स्क्रीन पर। अब हरे निशान से लाल में 1.5% की कमजोरी। अब भी मुझे वीक नजर आता है हिंडाल्को, ये बात कहूंगा। 380 का स्टॉप लगा कर चले तो और भी जोन देखने को मिल सकते हैं। अब ट्रेड कर रहा है हिंडाल्को 368, कहां तक जाएगा? 350 पॉसिबल है। जो स्ट्रक्चर हिंडाल्को का है वो थोड़ा वीक हो गया है, राउंडिंग टॉप बना हुआ है ऑन अ हायर टाइम और गैप हुआ था वीकली बैक। मुझे लगता है हिंडाल्को और वीक है, सिर्फ 380 का स्टॉप लगाइए और कीप राइडिंग द ट्रेंड ऑन द डाउनसाइड। कल बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आया था वो, आज फिर से 380 का स्टॉप लगाएं, राइड करें, ये स्टॉक और खासा वीक होगा। नीरज वाजपेयी की इंटरेस्टिंग डिटेल्स के बाद कि डोमेस्टिक रियलाइजेशंस कैसे ओएनजीसी वगैरह के इंप्रूव हो रहे हैं, कहां क्रूड करेक्ट हो रहा है और कहां ओएनजीसी 2.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। खैर वो स्क्रीन में अपफ्रंट नजर आ गया था जब हम लोग हीट मैप देखने गए थे। सतविधा, आपने भी मेंशन करा था इंटरेस्टिंग जंक्चर पे 120 के लेवल शायद तोड़ेगा नहीं, मोमेंटम पकड़ रहा है स्टॉक, या एटलीस्ट दमखम दिखा रहा है। एक कमजोर, इसके लिए तो मैक्रो एनवायरनमेंट बना हुआ है, क्या करना है? आशीष जी, मैंने स्क्रिप्ट का नाम ठीक से सुना नहीं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी। ओएनजीसी। आशीष जी देखिए, जैसे मैंने सुबह में कहा था कि यहाँ पे एक रिलीफ रैली डेफिनेटली ड्यू है, तो अगर आज के लिए, प्योरली आज के लिए आपको ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है, जैसे मैंने कहा सुबह भी कहा था 130 132 इसका टारगेट होना चाहिए। और जो स्टॉप लॉस करंट लेवल से अगर आप देखें तो जो आपको मेंटेन करना है वो रहेगा 124 का। आशीष जी, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेड ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। बोलिए राजेश जी। देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो वीकनेस है वो है पीवीआर में। स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है और लोअर लोज बना रहे हैं, कल का लो भी इसने तोड़ा है, वॉल्यूम भी आ रहा है, तो 1670 के आसपास आपको बेचना है 1700 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसका जो टारगेट बनता है वो होगा 1600 का। तो ये ब्रेकडाउन मिल रहा है पीवीआर में। पीवीआर में 1600 के लिए यहाँ पर एक मंदी का ट्रेड आप इनिशिएट कर रहे हैं, 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। जी हाँ, हर टिक के साथ यहाँ पर दरअसल कमजोरी बढ़ती हुई दिखाई दी है। अच्छा, एसबीआई कार्ड पर गौरांग ने तो एक थम्स अप दिया था, लेकिन आशीष भयती, एसबीआई कार्ड क्या अभी भी मौका है या फिर हाथ से निकल गया? वैसे है तो ये 900 के नीचे स्टॉक, एक बार फिर खरीदे? जी हर्षदा मैम, खरीदा जा सकता है। जिस हिसाब से एसबीआई कार्ड ने 200 डेमा से सपोर्ट लेकर एक बाउंस बैक देखने मिला और पॉजिटिव न्यूज फ्लोज है, जरूर एक पोजीशन बनाई जा सकती है। भले स्टॉक 2% 2.5% अप है, बट जिस हिसाब से ऑलरेडी मैसिव अंडर परफॉर्मेंस देखा 20 डेमा से काफी नीचे है, तो एक पुल बैक के लिए ट्रेड जरूर बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 888 का, और जो टारगेट्स दिख रहे हैं हमें वो करीब 920 तक के। 920 के टारगेट के लिए मौका स्टॉक में है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा, और मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि सितंबर का भी डेटा बहुत ही मजबूत आना चाहिए, सितंबर और अक्टूबर का डेटा मजबूत आना चाहिए। जिस तरह के ऑफर्स और जिस तरह के शॉपिंग फेस्टिवल्स एक कंपनियों ने खोले हैं, ई कॉमर्स कंपनियों ने खोले हैं। अच्छा, एक बार इन सरकारी बैंकों का जायजा लिया जाए। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा 38,875 के लेवल्स पर। याद रखिएगा, कल का जो हाई था वो 39,229 था, तो आज हम 39,000 पर ही टिके, उससे कुछ नहीं होगा। 39,230 के पार जाना कन्विंसिंग ट्रेड रहेगा।
आज आप देखेंगे सरकारी बैंकों में एसबीआई ऑफ कोर्स एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है निफ्टी की इस तेजी में, जो 250 पॉइंट की तेजी है, लेकिन साथ ही पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एक अच्छा खासा योगदान। शिवांगी, ये बताइए इन सरकारी बैंकों में आपको क्या कुछ दम दिख रहा है? इस पुल बैक में क्या इनमें पोजीशन लेनी चाहिए? जी, अगर हम पूरे बैंक स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है आज सुबह इनिशियल टिक से। पर अगर हम स्पेसिफिकली सरकारी बैंक्स की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा और मोमेंटम बिल्ड होना ज़रूरी है फॉर अ मोर अपसाइड। अगर हम पीएनबी की बात करें तो ये अभी भी अपने एक कल के रेंज में है, जो थोड़ा अभी और कंसोलिडेशन इंडिकेट कर रहा है। फ्लिप साइड में अगर हम एसबीआई देखें तो ये काफ़ी एक अच्छे मूव बनाते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एसबीआई में खरीदारी कर सकते हैं। इमीडिएटली हमें 565 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। एसबीआई में आप कह रही हैं तेजी की पोजीशंस 565 के लिए एक मौका तेजी का। अच्छा, कल आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था, आज की स्थिति आपके सामने है, सिर्फ मामूली बढ़त आधे % से ज्यादा की 867 पर। ये डिप में क्या आप शुभम आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे निजी बैंकों में पोजीशन लेने को तैयार हैं या नहीं? सुधा जी, ओवरऑल अगर हम बैंकिंग स्पेस को देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों में थोड़े यहाँ पे शॉर्ट्स डेवलप होते हुए दिखे और बैंक निफ्टी में भी काफी शॉर्ट्स होते हुए दिखे। तो इवन दो लॉन्ग टर्म ट्रेंड या मीडियम टर्म खरीदारी के लिए आईसीआईसीआई बैंक पे लगभग 850 के आसपास होगा, तो मैं थोड़ा और पुल बैक का वेट करूंगा। अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बनाए, लेकिन थोड़ा और पुल बैक होता है, 15-20 रुपए का करेक्शन होता है, तब खरीदने की राय होगी। ओके, इस बीच जरा बाजार को स्क्रीन पर लेकर आइए। निफ्टी सारे गेन्स वाइप आउट होते हुए 17,176 175 वाला 17,065 पे 100 पॉइंट दिन के हाई से अब ठंडा पड़ता हुआ सारा जोश खत्म। निफ्टी बैंक लाइकवाइज बढ़िया मूव्स दिखाने के 1% प्लस के गेन्स दिखाने वाला 39,000 के ऊपर ट्रेड करने वाला भाई से 250 पॉइंट के आसपास की सुस्ती, और इस समय मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी इन रेड के शेड्स में नजर आएगा। ये देखिए मिड कैप इंडेक्स, पूरा मार्केट ठंडा पड़ता हुआ। वो 7:1 6:1 की एडवांस डिक्लाइन अब महज 2:1 रह गई है एडवांसेस के लकीली अभी भी फेवर में, लेकिन वो कोलैप्स हो रहा है हर टिक के साथ। वो प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर माउंट होता हुआ, और वो टेक्सचर सेल ऑन राइज का था। यही बात मानस ने, यही बात पालविया साहब ने क्लियर कर रखी थी। स्क्रीन वैसे ही प्ले आउट होती हुई आपको नजर आएगी। विक्स कल के लेवल्स पर वापस, विक्स की चिंता सतपुर साहब ने जाहिर करी थी, वही कल के लेवल्स पर विक्स अब धीरे धीरे इंचअप करके पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यह है कहानी। अब इस बैकड्रॉप में शुरुआत करते हैं, कहां है अब कमाई के मौके 4 के चौका की। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन, और सस्ता ऑप्शन के लिए आपकी स्क्रीन पे शुभम नजर आएंगे। शुभम, कौन सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड है? आशीष जी, ओवरऑल अगर देखेंगे तो डिफेंसिव सी है, जहां पे एक स्ट्रांग मूव बनता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट सुबह जो सिप्ला का भी जो हमने ट्रेड दिया था उसका भी टारगेट अचीव हो गया, तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन सेकंड डिफेंसिव काउंटर है और यहाँ पे खरीदारी की राय है एचयूएल पे। तो पहले मैं ट्रेड बता देता हूँ। 2700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगली एक्सपायरी का अभी 8330 पे ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 70 रुपए पे और 110 तक का टारगेट होगा। तो मुझे लगता है कि एचयूएल रिलेटिवली स्ट्रांग रहा है पिछले कुछ दिनों में, जहां पे बाजार में करेक्शन हुआ लेकिन यहां पे कोई भी गिरावट नहीं देखने को मिली। और अब मुझे लगता है कि आज जो थोड़ा सा यहां पे मार्जिनल एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, ये रैली यहां पे डिफेंसिव सेक्टर्स में बना रहेगा, तो खरीदारी की राय है एचयूएल पे। एचयूएल डिफेंसिव पे शुभम का फोकस। वैसे शुभम ने शुरुआत में भी सिप्ला मेंशन करा था, तो डिफेंसिव्स कंटिन्यू होते हुए फार्मास्यूटिकल्स है एफएमसीजी की तरफ। एचयूएल वैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ लगातार नजर आया है। 2700 का कॉल एचयूएल का खरीदा जा सकता है, 88 पे स्क्रीन पे है, 70 का स्टॉप, 110 के लक्ष्य यहां पे नजर आते हैं। एफएनओ सुपरस्टार, और पालविया साहब को दिखाइए। पालविया साहब, आज का वायदा का सुपरस्टार। आशीष जी, यहाँ पे वीकनेस ही प्ले करेंगे और उसमें ऑटोमोबाइल स्पेस पे हमें लगता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पे यहाँ फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। बजाज ऑटो हमने शो की शुरुआत में बताया था, तो वहाँ पे तो डे लो की तरफ फ्लोट होते हुए दिख रहा है।
अभी हम यहाँ पे हीरो मोटर को यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे। हीरो मोटर में भी देखें तो कल के सेशन में ऑलमोस्ट स्टॉक क्लोज हुआ था 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास। आज ओपनिंग के बाद से स्टॉक ने वो लेवल को तोड़ दिया है, तो हम यहाँ पे हीरो मोटर फ्यूचर को शॉर्ट करने की सलाह देंगे। डाउन साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2640 और 2620, ये दो टारगेट के लिए हम हीरो मोटर फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे करंट लेवल से 2720 के आसपास। हीरो मोटर ये आप अक्टूबर के फ्यूचर बेच रहे हो या सितंबर वाले? सितंबर ही बेच। तो देखिएगा, आपको ब्रोकर अलाउ कर रहा हो, हीरो मोटोकॉर्प का सितंबर का ये फ्यूचर का सेल आइडिया है। भाई वीकनेस प्ले करनी है ऑटो में, खासतौर पर जो प्रॉफिट टेकिंग आ रही है उसका फायदा उठाने का मन, 2640 2620 तक के लक्ष्य। लाइए भाई स्क्रीन पे चार्ट का चमत्कार, और कविता जी को भी दिखाइए। कविता मैम, क्या है भाई चार्ट का चमत्कार? सो आशीष जी, बैंक ऑफ बड़ौदा फ्रॉम लाइक पीएसयूज में आप देखें करीबन 2% तेजी में है और 9.25% का ओआई बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है यहाँ शॉर्ट कवरिंग मूव्स और फर्दर डेली चार्ट पर भी देखें तो एक हैमर फॉर्मेशन के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। सो 133.50 135 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा बाय साइड कॉल होगा, जहाँ 127.50 के स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। सो बैंक ऑफ बड़ौदा बाय साइड। सरकारी बैंक पे बाय कॉल आता हुआ कविता जी का, खरीदारी करने का मन बैंक ऑफ बड़ौदा। यह है आज का चार्ट का चमत्कार और आज का मिड कैप फंडा। सोलंकी साहब को दिखाइए प्लीज। सोलंकी साहब, क्या है आज का मिड कैप फंडा आइडिया? आनंद राठी को सबसे ज्यादा पसंद कौन सा स्टॉक आ रहा है? गुड मॉर्निंग जी। आज का स्टॉक हमारा केमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से है। ये वो कंपनी है जो फर्टिलाइजर सेगमेंट में भी है, बट धीरे धीरे ये केमिकल्स के अंदर अपना शेयर इंक्रीज करते जा रही है और इसके कैपेक्स प्लान्स भी नेक्स्ट 3-4 इयर्स के लिए काफी अच्छे हैं। और ये स्टॉक है अपना गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स। दिस कंपनी वी हैव अ टारगेट ऑफ अराउंड 833 रुपीज। और ये कंपनी मेनली मैन्युफैक्चर करती है फर्टिलाइजर्स, और अब धीरे धीरे इसका अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इंडस्ट्रियल केमिकल्स सच एज मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एनिलाइन और टीडीआई का सोल प्रोड्यूसर है। और इसके 12 प्लांट्स हैं, जिसमें से 10 प्लांट्स 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। और इसी के चलते कंपनी नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में 4000 करोड़ का केपेक्स प्लान आउट किया हुआ है, जिससे इसका टॉप लाइन ऑलमोस्ट 50% और मोर बढ़ने का पोटेंशियल ये कंपनी रखती है, डिस्पाइट एज्यूमिंग कि प्राइसेस स्टेबल रहे, जबकि ऐसा है नहीं। और जो टेलविंड्स है सेक्टर की वो काफी अच्छी हैं। पहले हमने देखा कुछ क्वार्टर्स पहले चाइना +1 का स्ट्रेटेजी चल रहा था, और अभी इसके अंदर चाइना +1 एंड यूरोप +1 भी ऐड हो गया है, बिकॉज वहां पे जो गैस का क्राइसिस है, अगर अपन देखें तो लेटेस्ट जो अपडेट है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 6 मिलियन टन का अमोनियम नाइट्रेट का अमोनिया का कैपेसिटी ऑलमोस्ट शटडाउन वहां पे हुआ पड़ा है। और ये लगता नहीं है कि बहुत जल्दी वापस ऑनलाइन आएगी, एटलीस्ट 3-4 क्वार्टर्स पे। सो टेलविंड्स इस सेक्टर में काफी अच्छा है, और यूरोप +1 भी इसके अंदर धीरे धीरे ऐड हो रहा है। हमारा टारगेट 833 रुपीज है। 833 के टारगेट के लिए जीएनएफसी, ये है वो मिड कैप फंडा ट्रेड जो नरेंद्र सोलंकी को फिलहाल आ रहा है पसंद। स्टॉक में आज देखिए करीब 1.5% तक का इजाफा, मौका भरपूर आपको मिलेगा अभी भी खरीदारी करने का। चलिए एक के बाद एक आपको तमाम वो ट्रेड्स दिखा देते हैं जो चार का चौका हमारे जानकारों ने आपके सामने खास तौर से पेश किया है। तो शुरुआत आज एक तेजी एफएमसीजी स्टॉक के साथ हुई। HUL पर एक बाय कॉल आया, 2700 का कॉल लेने की सलाह है। ये फिलहाल अक्टूबर वाला कॉल ध्यान रखिएगा आप लेंगे, क्योंकि अब हम एक्सपायरी वाले हफ्ते में आ गए हैं। 110 का टारगेट है, ये है फिलहाल आपके लिए व्यू। 83 पर वैसे सुझाया था, 89 तो लेवल्स आ ही चुके हैं स्क्रीन पर। ये है शुभम की तरफ का सस्ता ऑप्शन। FNO सुपरस्टार में एक शॉर्ट का ट्रेड, और शॉर्ट करने की सलाह है हीरो मोटोकॉर्प में राजेश पालविया की। पहला टारगेट आपका 2640 रहेगा, 2620 अगला टारगेट। स्टॉक देखिए वैसे भी आज 44 रुपए की गिरावट पर कर रहा है कारोबार, 1.5% से ज्यादा कमजोर है। फिर हम आए चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जैन के पास, और कविता जैन ने चुना है बैंक ऑफ बड़ौदा। सरकारी बैंकों में जोश है आज, 135.50 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 127.50 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ध्यान रखिए अब ये स्टॉक आ गया है 2% ऊपर। और नरेंद्र सोलंकी ने कहा कि जीएनएफसी इनका पसंदीदा मिड कैप फंडा ट्रेड, 833 के लिए तेजी का ही व्यू बनता दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक मोमेंटम वाला ट्रेड है। इनफैक्ट क्योंकि हमने इस चार के चौके की शुरुआत की थी
HUL के साथ बाकी FMCG कंपनियों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। HUL तो 1.5% ऊपर है, लेकिन ब्रिटानिया देखिए ये अब लगभग 2% की तरफ बढ़ता हुआ। टाटा कंज्यूमर में भी 1.5% का इजाफा आ चुका है। ITC जिसके कल की हालत देखकर थोड़ा सा स्ट्रेस आशीष और आशीष के मित्रों को हो रहा था, आज दिल तेजी से धड़क रहा है तेजी की तरफ। आशीष 1% ऊपर है स्टॉक, 336 के लेवल्स आ चुके। और मैं देख रही थी मैरिको, डाबर जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी ही देखने को मिली है, वायदा के ट्रेड्स अगर आप भापे। इनफैक्ट मैरिको का स्टॉक तो 2.5% ऊपर है, 8% का OI एडिशन यहां पर हो गया और लगभग 1% के गेन्स डाबर में। अब मौके खूब है इन FMCG स्टॉक्स में। सोलंकी जी, आप अगर कोई ट्रेड लेना चाहेंगे, अपने जो क्लाइंट्स को आप एडवाइस कर रहे हैं, FMCG पैक में टॉप पिक क्या है? जी, हमारा FMCG में आपको दो चीजें, एक तो ड्यूरेबल्स और एक नॉन ड्यूरेबल्स। तो फिलहाल आप ड्यूरेबल्स में भी जा सकते हैं। इसमें आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज को ऐड कर सकते हैं, और जैसे अभी फेस्टिव सीजन भी काफी चल रहा है और हमने देखा कि अमेजन और फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल्स के नंबर्स भी काफी अच्छे हैं, तो इसमें आप ड्यूरेबल्स में डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मैंने सोचा था M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में सोलंकी साहब से बात करूंगा, लेकिन वो टेक्निकल ज्यादा हैं, तो मैं बहेती साहब एक बार M&M फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे गजब पिटाई हो रही है, तीसरा दिन हो गया, आज थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज लग रहा था थमेगा 2 दिन के उस मैसिव सेल ऑफ के बाद, लेकिन आज भी वीकनेस अब ग्रिप करती ही चली जा रही है। क्या लग रहा है जो वॉल्यूम प्राइस एक्शन तगड़ा पिकअप हुआ है, सेल साइड की पोजीशंस बनती चली जा रही हैं, वो हमारे FNO स्कैन में भी दिख रहा था कैसे शॉर्ट्स कवर बन रहे हैं स्टॉक में। क्या करना है बहेती साहब, कितना और गिरेगा, कहां थमेगा? आई थिंक आशीष जी शॉर्ट में बने रहने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि 165 तक के भी लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब हो चुका है, 200 डेमा के भी नीचे स्लिप हो गया है। जिस हिसाब का ओवरऑल न्यूज़ फ्लो है, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई भी पुल बैक के लिए भी मतलब हर पुल बैक पे शॉर्ट करने की ही सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है, जिनके पास भी शॉर्ट से 185 का बना के रखें फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 165। ओके भाई, सेल साइड के आइडियाज ही कंटिन्यू करिएगा, पोजीशंस कंटिन्यू करिएगा। ये दबाव वाला स्टॉक है और शायद दबाव गहराता हुआ नजर आए। इस नोट पर आज के शो पहला सौदा को यहीं समेट रहा हूं। आप सबका जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, मदद करने के लिए खास तौर पे। ब्रेक के उस पार नए एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत, 10 के दमदार ट्रेड्स लेके लौटे।